Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we're going to start with our first chapter of science. हमारी लक्ष्य 2025 की सीरीज का फर्स्ट चैप्टर है बेटा ये साइंस का. द नेम ऑफ द चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, पहली बात तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है एंड अगर आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा अच्छे से टिक के बैठ के देख लिया तो आई कैन गारंटी यू इस चैप्टर में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी. बिल्कुल बेसिक जैसे 6th क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं उस तरीके से मैं ट्राई करूंगी आप लोगों को पढ़ाने का एंड आपके सारे डाउट्स और कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे. ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजुअली हम चैप्टर कैसे स्टार्ट करते हैं. पहले चैप्टर का नाम, उसका क्या मीनिंग है वो सब देखते हैं, बट अभी वील जस्ट गो विद द फ्लो. सो स्टार्ट कर रहे हैं हम एंड द फर्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. ये बेसिकली मुझे जहां तक याद है आई थिंक 7th की साइंस के सिलेबस में आना स्टार्ट हो जाता है. फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है. देखो जो बेसिक्स हैं बेटा वो सेम रहेंगे. हर साल ना चीजें बस उसमें ऐड ऑन होती रहती हैं कि उसका लेवल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया. जो चीजें आपके जो एग्जाम्पल 6th क्लास में नहीं थे वो जाके 10th में आ जाते हैं, उसकी रीजनिंग आ जाती है ना. सो इसी तरीके से ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज भी है जो हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं बच्चे. सो फिजिकल चेंज क्या होता है. फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल का मतलब क्या है. यूजुअली अगर हम नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ की बात करें तो फिजिकल मतलब किसी की कैसी अपीयरेंस है. जैसे कोई बहुत गोरा है, किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क है, कोई पतला है, कोई मोटा है, ये सब क्या है, दीज आर द फिजिकल अपीयरेंसेस. तो जब हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो फिजिकल चेंज भी होता है जहां पे अपीयरेंस बदल गई है सिर्फ, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ. जैसे कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बना. बाकी जब मैं केमिकल बताऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगी दोनों चीजें. सो फिजिकल को कैसे समझेंगे हम. प्रोसेसेस इन विच no new chemical substance are formed is called physical change. अब जहां पे कुछ चेंज तो हुआ है, जैसे बर्फ पिघल के पानी बन गई, बर्फ से पानी हो गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया, लेकिन क्या उस प्रॉपर्टी बदल गई. बर्फ कैसे बनी थी, पानी से ही तो बनी थी. सो उसमें H2O था, इसमें भी H2O हो, तो मतलब उसकी प्रॉपर्टीज नहीं बदली. इसी तरीके से पानी का वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, अगेन ये भी एक फिजिकल चेंज है क्योंकि प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई. सो all these processes do not lead to formation of new chemical substances. For example, ice, water and water vapor are chemically same, that is H2O. ठीक है, अब confusion कहाँ होती है. confusion होती है इस example में. जैसे यहाँ पे हो क्या रहा है, पहली बात तो मैं example clear कर देती हूँ. आपके एक ग्लास पानी लिया, उसमें शुगर डिसॉल्व करी. अब यहाँ पे आता है कि शुगर पूरी डिसॉल्व होगी, शुगर गायब होगी, तो मैम अब तो मीठा पानी मिल गया, ये तो केमिकली न्यू प्रोडक्ट मिल गया. नहीं बेटा, केमिकली न्यू प्रोडक्ट नहीं मिला. यहाँ पे क्या है, जो भी आपके पास मीठा पानी बना या नमक मिलाओगे तो नमकीन पानी बनेगा, जो भी है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज सारी वही जो शुगर की प्रॉपर्टीज थी और वाटर की प्रॉपर्टीज थी. इन दोनों की प्रॉपर्टीज हैं अभी भी इस पानी में. सो दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. ये केमिकल चेंज नहीं है क्योंकि हम सोचते हैं पानी में शुगर मिला है वो मीठा पानी बन गया, वो केमिकल चेंज हो गया. केमिकल चेंज नहीं हुआ. केमिकल चेंज कब होता है, कैसे होता है, आओ समझते हैं. सो प्रोसेसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस, बेटा एक एक वर्ड को समझना. ओरिजिनल सब्सटेंसेस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी. जो ओरिजिनल चीज है उसका नेचर और आइडेंटिटी ही खत्म हो गई, वहां हम कहेंगे केमिकल चेंज हुआ है. सो पूरा पढ़ लेते हैं. एंड फॉर्म अ न्यू केमिकल सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल चेंज. अगर जो चीज हमारे पास थी उसकी प्रॉपर्टी पूरी ही बदल गई, उसकी आइडेंटिटी बदल गई, तो हम बोलेंगे केमिकल चेंज हुआ है. एंड केमिकल चेंज में हमेशा हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है. सो एग्जाम्पल देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल स्पेशली इन द रेनी सीजन. सो रेनी सीजन में कभी भी रस्टिंग वर्ड्स मेन समझना है. रस्टिंग होता क्या है बेटा, वैसे तो अभी चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में हमारा टॉपिक भी है रस्टिंग. रस्टिंग होता है, आपने देखा होगा जो लोहे पे जंग लग जाता है, देखा है आपने, है ना. लोहे पे अपने घर में कोई चीज देखी होगी, बारिश के टाइम जो बाहर अगर किसी की ग्रिल लोहे की है या कोई लोहे की चीज बाहर पड़ी है तो उसमें विद टाइम इस तरीके से जंग लग जाना, तो जंग लगना होता है रस्टिंग. अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ये जो रस्ट है ना इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आयरन से बिल्कुल अलग है. आयरन पहली बात तो कलर ही देख लो, आयरन का कलर कैसा आता है और इसका कलर कैसा आता है. देन
अब हम ज़्यादा मैं केमिकली जाना नहीं चाहती, बट आयरन की जो प्रॉपर्टीज़ है अभी आगे आगे जाके बहुत कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहली स्लाइड में पढ़ाते हैं तो आप कहोगे मैम हमें नहीं समझ आ रहा चैप्टर, तो इसलिए धीरे धीरे करके चलेंगे। सो आयरन की प्रॉपर्टीज़ बेटा और रस्ट की प्रॉपर्टीज़ दोनों बिल्कुल अलग है। यहाँ पे हमें मिला है रस्ट, विच मीन्स दिस इज अ न्यू केमिकल सब्सटेंस। इससे और इजी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। गर्मियों में आपने देखा होगा, अगर बाई चांस गिलास में आपने दूध पिया, लास्ट में थोड़ा सा बच गया और वो छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो गर्मी में पड़ा विद इन 5-6 आवर्स वो उसका बड़ा थिक सा टेक्सचर हो जाएगा, जैसे दही का टेक्सचर होता है वैसे हो जाएगा। एंड अगर गलती से उसको टेस्ट कर ले तो वो बड़ा खट्टा सा होता है। सो दिस इज सॉरिंग ऑफ मिल्क इन समर। सो इस तरीके से कुछ दूध का टेक्सचर हो जाता है। एंड मुझे नहीं लगता किसी ने टेस्ट किया होगा, बट अगर टेस्ट करोगे तो उसका टेस्ट सॉर होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, अच्छा खासा हमारे पास मिल्क था, अब ये जो सब्सटेंस बना है जो खट्टा सा हो गया टेस्ट में, इसकी प्रॉपर्टीज और हमारे मिल्क की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। मिल्क की आइडेंटिटी, अब इसको देख के ये नहीं बोलोगे ये दूध है, क्या हो गया, ये बेसिकली दूध खराब हो गया है ना। सो जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है उसकी प्रॉपर्टीज और दूध की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। सो देयरफॉर इट इज अ केमिकल चेंज। आई होप दिस इज क्लियर। सो आगे इसी को एक बार समझ लेते हैं। इन ऑल दीज प्रोसेसेस द ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी। सो ओरिजिनल सब्सटेंस आयरन था, उसकी प्रॉपर्टीज लूज हो गई, मिल्क था, दोनों की अपनी प्रॉपर्टीज लूज हो गई है, उनका नेचर चेंज हो गया है एंड उनकी आइडेंटिटी लूज हो गई है एंड फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल rust is chemically a different compound than the original substance iron. So यहाँ पे rust हमें नई चीज मिली है, आयरन है वो दो आयरन था, आयरन से वो रस्ट बन गया, रस्ट हमें नई चीज मिल गई, ठीक है। Then similarly we cannot drink milk which has turned sour because the properties of milk have changed to फॉर्म सम न्यू सब्सटेंस। तो कुछ नया सब्सटेंस बन गया है एंड अब उसको ड्रिंक नहीं कर सकते क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब आपको अगर केमिकल चेंज अच्छे से समझ में आ गया बेटा, तो अब हम समझ सकते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन होता है जब दो चीजें मिलकर रिएक्ट करके नई चीज बनाती है। जैसे अभी हमने आयरन का एग्जांपल दिया, अब आयरन रस्ट में कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन वो आयरन से रस्ट कैसे बन रहा है, उस पे पानी पड़ रहा होगा या वो ओपन एयर में रखा होगा। सो क्या हो रहा है, वो मॉइस्चर के साथ, एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। आयरन इन सब चीजों के साथ रिएक्ट करके रस्ट बना रहा है, समझ रहे हो। सो जब भी एक नया सब्सटेंस बना, मतलब दो चीजों ने मिलकर आपस में कुछ रिएक्शन किया एंड हमें उसके बदले में एक नई चीज मिली, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे या कैसे लिखेंगे, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ केमिकल चेंज हुआ, जैसे मैंने अभी आयरन का एग्जांपल दिया, वो हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया। एंड chemical reaction is the process by which two or more substance react with each other to form new substance with different properties. So दो या उससे ज्यादा लोग मिलके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं एंड ये जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज इनसे बिल्कुल अलग है। जैसे यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है बेटा, वी हैव टेकन Na क्या होता है, ये साथ साथ मैं आपको रिवाइज कराते हुए चलूंगी, बिकॉज मैं ये मान के चल रही हूँ कि पुरानी क्लासेस में इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, कंफ्यूजन हो जाती है। सो हम ये मान के चल रहे हैं कि Na नहीं याद, वैसे तो यार ये बहुत बेसिक है, इस बार हम इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि सब हमें याद हो जाए, केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं, सबके नाम क्या होते हैं, क्या क्या किस में क्या डिफरेंस है, सब कंफ्यूजन दूर कर दूंगी मैं, ठीक है। सो सोडियम होता है हमारा Na एंड क्लोरीन हमारा होता है Cl, ठीक है। अब सोडियम और क्लोरीन ने मिलके बनाया NaCl। NaCl क्या होता है बेटा, सोडियम क्लोराइड होता है हमारा। सो दिस इज सोडियम क्लोराइड विच इज बेसिकली आर टेबल सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नॉर्मल हमारे घरों में जो नमक होता है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। अब इमेजिन करो भाई, ये नमक बना है, ये एक नया सब्सटेंस है और किससे बना है, सोडियम से और क्लोरीन से। सो देख लो, नमक की प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। तो दो अलग चीजों ने मिलके रिएक्ट किया, रिएक्शन है यहाँ प्लस हुआ है, इन्होंने आपस में मिलके एक रिएक्शन किया बच्चे, एंड उस रिएक्शन से हमें ये न्यू सब्सटेंस मिला और इसी को हम बोलते हैं केमिकल
रिएक्शन। जब हम चीजें पढ़ते हैं ना तो आपको लगेगा अरे मैम हाँ समझ में आ गया, इतना लंबा क्या है छोटी सी चीज को समझाना, बट हम कहाँ फंस जाते हैं, केमिकल रिएक्शन तो पता है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ गया डिफाइन केमिकल रिएक्शन, यार पता तो है अब इसको लिखे कैसे। तो इसीलिए बच्चे मैं यहाँ पे आपके लिए डेफिनेशंस लिखती हूँ एंड ये जितने भी नोट्स हैं मैं सब आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन कर लेना चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से चैनल ज्वाइन करना एंड आपको सारे चैप्टर के नोट्स वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन में डिफाइन करने को आएगा तो ये रही इसकी डेफिनेशन, हम इसको डिफाइन कर पाएंगे और ये हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, या हम बोल सकते हैं क्वेश्चन इस तरीके से आपके पास आ जाता है कि आपको कैसे पता चलेगा, हाउ विल यू नो दैट देयर इज अ केमिकल रिएक्शन। सो व्हेनेवर देयर इज अ केमिकल रिएक्शन ये सब चीजें देखने को हमें मिलती हैं, जैसे चेंज इन स्टेट, स्टेट मतलब वही सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, ठीक है। चेंज इन स्टेट देखने को मिलता है, चेंज इन कलर, कभी कभी ऐसा होता है दो चीजें लिया आपने, दोनों मान लो कलरलेस थी, जैसे ही उनको मिलाया एक नया कलर मिल गया आपको, सो कलर चेंज होना अगेन विल रिफ्लेक्ट अ केमिकल चेंज। देन इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई रिएक्शन हुआ एंड उसमें से कभी हाइड्रोजन गैस या क्लोरीन गैस या हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है तो वहां पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, देन अगेन इट्स अ केमिकल चेंज। एंड चेंज इन टेम्परेचर, कभी कभी रिएक्शन करने से, जैसे 2 रूम टेम्परेचर पे चीजें थी, आपने उनका रिएक्शन किया, हाथ लगाए तो वो गर्म लग रही है या ठंडी लग रही है, सो यहाँ पे क्या है, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। तो इन सब चीजों से हमें पता चलता है दैट देयर हैज बीन अ केमिकल रिएक्शन। ओके चलो अब एक एक करके इनको पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज इन स्टेट, तो उसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि फिजिकल चेंज में चेंज इन स्टेट नहीं होता। देखो अभी हम एक एग्जांपल करके आए थे ना कि हमारे पास एक आइस क्यूब था बेटा एंड वो आइस क्यूब मेल्ट बन के पानी बन गया, सो वो सॉलिड से लिक्विड तो हुआ लेकिन क्या ये चेंज इन स्टेट हुआ तो ये केमिकल चेंज हो गया, नहीं, ये अभी भी फिजिकल चेंज ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि चेंज इन स्टेट होता है उसमें केमिकल चेंज में, सो सारे चेंज इन स्टेट जितने होंगे सब हमारे केमिकल हो जाएंगे, ठीक है। ये भी फिजिकल चेंज है, यहाँ पे भी स्टेट चेंज हो सकती है ना। केमिकल में कैसे स्टेट चेंज होती है वो देखते हैं। सम केमिकल रिएक्शन आर accompanied by change in state, for example solid wax in the form of candle। कैंडल सबने अपने घरों में देख रखी है, ये फोटो में कैंडल ऐसे लग रही है जैसे हम कोई कैंडल मार्च लेके जा रहे हैं। सो घर में सबने कैंडल देख रखी होगी। जब कैंडल हमारी मेल्ट होती है, मतलब जब आप बेसिकली उसको जलाते हो तो क्या होता है, burns to form water vapor and carbon dioxide which are gaseous। तो यहाँ पे जो हमारी ये वैक्स थी, ये जो कैंडल है बेटा वैक्स है, ये सॉलिड फॉर्म में है, अब आप इसको बर्न कर रहे हो। अच्छा अगेन देयर इज अ डिफरेंस, कभी कभी ऐसे होता है मेल्टिंग ऑफ कैंडल, अगर एक हम उसकी बात करें कि कोई चीज मेल्ट हो रही है, मेल्टिंग वर्ड कंफ्यूजिंग होता है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, तो हम सोचते हैं जहां पे भी मेल्टिंग हो रहा होगा वो हमारा फिजिकल चेंज है, नहीं बेटा, यहाँ पे मेल्टिंग कैसे हो रही है, बर्न हो रहा है, बर्न होके चीज जब वो बर्न हो रही है तो वो नए सब्सटेंस बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है, सो दैट मीन्स ये हमारा केमिकल चेंज है। तो ये कंफ्यूजन रहती है मेल्टिंग और बर्निंग में, अगर कोई चीज बर्न हो रही है बच्चे तो वो हमारा केमिकल चेंज है। मेल्ट हो रही है जैसे कि आइस, देखना ये है कि क्या जो नई चीज बन रही है उसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, अगर है तो वो हमारा केमिकल चेंज है, अगर नहीं है तो वो हमारा फिजिकल चेंज है, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं, ये देख लिया आपने सॉलिड से कैसे गैस में कन्वर्ट हुआ एंड इट इज अ केमिकल चेंज। अब आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, पेट्रोल विच इज अ लिक्विड। अब पेट्रोल हम जब अपनी गाड़ी वाड़ी में डलवाते हैं तो वो क्या गैस की तरह भरते हैं, नहीं, वो पेट्रोल कैसा होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। सो पेट्रोल इज अ लिक्विड बर्न्स टू फॉर्म, लेकिन जब गाड़ी चलती है वो जलता है पेट्रोल, it forms again water vapors and carbon dioxide which is gaseous। तो फिर से हमारा सॉलिड से गैस में चेंज हुआ है एंड अगेन पेट्रोल बर्न कर रहा है, it is a chemical change or we can say here we can see a chemical reaction।
आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चेंज इन कलर, कलर में चेंज आना। सो सम केमिकल रिएक्शन आर अकम्पनीड बाय चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शंस में हमें कलर का चेंज दिखता है, जैसे अगेन रस्ट। अभी हम बात कर रहे थे ना, रस्ट क्या होता है, लोहे पे जंग लगना। एंड हमारा जंग कैसे लगता है, उसका कलर कैसा सा हो जाता है, ऐसे रेडिश ब्राउन सा हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में जो आयरन का कलर है बेटा, वो कौन से, ग्रे ब्लैक कलर का, तो चमकता हुआ कितना सुंदर लगता है, कोई नई सी नई लोहे की चीज ले रहे हैं। सो रस्ट इज ब्राउन इन कलर वेयर एज आयरन इज ग्रेइश ब्लैक इन कलर। सो वी कैन सी द डिफरेंस इन कलर। एंड अगेन रेड, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन आर कलरलेस। अगर आप लेड नाइट्रेट देखोगे और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन देखोगे तो वो कलरलेस होते हैं। बट ऑन मिक्सिंग द टू, अगर आप दोनों को मिक्स कर दोगे तो हमें येलो कलर का, कहां लिखा है भाई, द टू द प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड फॉर्म्ड इज येलो इन कलर। सो आपने देखा चीज कलरलेस थी, बट जब हमारा रिएक्शन हुआ तो वहां पे येलो कलर का हमें दिखने लगा। अब आप सोचो कि मैम येलो तो ठीक है, ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट बेटा होता है जब कोई रिएक्शन होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे तो आपको ऐसा लग रहा है कि पूरा घुल गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ये बैठ जाता है, नीचे क्रिस्टल से फॉर्म कर लेता है, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। व्हाइट कलर में, येलो कलर में, अलग अलग कलर्स में आपको देखने को मिल सकता है, मतलब वो इनसॉल्युबल है। ठीक है, सो बेटर वर्ड इज वो सॉल्यूबल नहीं है, वो मिक्स नहीं हुआ इस सॉल्यूशन में, इनसॉल्युबल है, तो हम उसको नेम दे देते हैं इट्स अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। मैंने बताया जब केमिकल चेंज होता है, हमें कभी कभी किसी किसी केमिकल चेंज में गैस का इवोल्यूशन भी दिखता है। मतलब वहां पे उसने जब वो रिएक्शन हो रहा था तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई या हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। सो वहां पे हम कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। सो सम केमिकल रिएक्शन आर अकम्पनीड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। फॉर एग्जाम्पल, इन द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब अगर जिंक का आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन करा रहे हो तो उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। बेसिकली ये ऐसा होता है कि जब भी एक मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो जो रिएक्शन होता है उसमें हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। ठीक है, एसिड बेसिस सॉल्ट वाले आगे चैप्टर करेंगे, उसमें और डिटेल में ये सब चीजें पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बता रही हूं मैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। एंड अगेन इट इज अ केमिकल चेंज। सेम इसी तरह एक और एग्जांपल देख लो, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं अगेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। ये कैसे कार्बन डाइऑक्साइड है? ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको बेसिकली मेन समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। अब अगला बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। सबसे पहले हमने देखा स्टेट चेंज होती है कभी कभी, देन हमने देखा कलर चेंज होता है, एंड देन अभी हम देख के आए गैस इवोल्यूशन होता है, एंड नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसमें दो नई चीजें भी सीखेंगे, तो ध्यान से समझना। Some chemical reaction are accompanied by change in temperature, that is rise or fall of temperature, या टेम्परेचर उसका बढ़ गया मतलब वो क्या होगा। अच्छा, ये चीज भी क्लियर कर देते हैं। टेम्परेचर, अगर बेटा किसी चीज का टेम्परेचर मैं बोल रही हूँ बढ़ गया, तो क्या वो चीज ठंडी होती है या वो चीज गर्म होती है? सोच के देखो, कोई चीज का अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो वो गर्म होती है, मतलब व्हेन यू राइज द टेम्परेचर तो हीट बढ़ती है। कैसे याद रखोगे इसको? एक नॉर्मल एग्जांपल लो एसी का। ठीक है, घर में एसी चलाते हो, जब आपको मान लो एसी रूम में बैठे हो और ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, तो क्या बोलोगे? यार टेम्परेचर बढ़ा दो। अगर टेम्परेचर एसी का 18 हो रखा होगा बच्चे, तो हम उसको 19, 20, 25, 26 ऐसा करेंगे अगर हमें ठंड लग रही है। सो बेसिकली गर्मी लगवाने के लिए, गर्मी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। जैसे अगर हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो हम बोलते हैं हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं। सिमिलरली टेम्परेचर का डिक्रीज होना बेटा, इसका मतलब है हीट का कम होना। मतलब अगर किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो हॉट हो जाएगी, एंड किसी का टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो वो चीज कोल्ड हो जाएगी। ठीक है, ये कंफ्यूजन रहती है कि हम इसको उल्टा समझ लेते हैं कि टेम्परेचर बढ़ना मतलब ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर कम होना मतलब गर्म हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा है। टेम्परेचर बढ़ना मतलब कोई चीज गर्म हो जाएगी, टेम्परेचर कम होना मतलब कोई चीज ठंडी हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जैसे जब बहुत गर्मी होती है तो बोलते हैं टेम्परेचर 40 चला गया, 45 चला गया, एंड वहीं जब शिमला वगैरह की बात होती है और 0 डिग्री चला गया, मतलब
जितना कम उतनी ज्यादा ठंड, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ही गर्मी। चलो अब वापस आ जाते हैं, ये छोटी छोटी चीजें हम साथ साथ कवर करते चलेंगे क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे जाके ना लगता है कि तो क्या बेसिक्स आए, तो 6th क्लास में हम पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन दिमाग से या तो स्किप हो जाता है या उल्टा उसका रिवर्स हो जाता है। स्किप हो जाता तो फिर भी चलेगा, और उल्टा फीड हो गया ना दिमाग में तो सब क्वेश्चंस में गड़बड़ कर देते हैं। चलो वापस आ जाते हैं, अब इसके आगे पढ़ते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब क्या है, आपने दो चीजों का रिएक्शन कराया एंड वो जो रिएक्शन हुआ, कभी कभी ऐसे आपने केमिकल डाला उसमें से धुएं निकल लगे, वो इतना गर्म हो गया। सो क्या हुआ, यहाँ पे हीट साथ में इवॉल्व हो रही है। सो जहां पे भी साथ में हीट आ गया, मतलब दो चीजों का रिएक्शन कराया और वो गर्म हो गई, हीट साथ में ऐड हो गई उस रिएक्शन में, वो हमारा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लो, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विक लाइम इजी वर्ड्स में हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज स्लेक्ड लाइम एंड हीट। तो मतलब अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हो नॉर्मल पानी के साथ, तो एक तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, एंड ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जब हम इसको हाथ लगाते हैं तो वो गर्म होता है। ये चीजें मैं सिर्फ अभी बोल रही हूँ, इन सब के हम एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे जो आपके लिए बहुत मजेदार होने वाले हैं, उससे आपको और अच्छे से चीजें याद रहने वाली है। बट अभी मैं बीच में एक्सपेरिमेंट्स नहीं डाल रही वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। सो हम अलग से पूरी अपनी एक्सपेरिमेंट सीरीज करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे, सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। एंड अगर आप उन एक्सपेरिमेंट्स वीडियो को अच्छे से देखोगे बेटा, तो आपके जितने छोटे छोटे भी डाउट्स होंगे ना वो क्लियर हो जाएंगे और मेमोरी में फीड भी हो जाएंगी चीजें। ठीक है, चलो सो ये हमने देख लिया, कैल्शियम ऑक्साइड का जब पानी से रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है एंड साथ में हीट प्रोड्यूस होती है, वो गर्म हो जाता है। सो जहां पे भी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। अब भैया अगर एक्सोथर्मिक की बात करिए तो इसके एक ऑपोजिट भी तो होगा जो हमारा होता है एंडोथर्मिक। सो चीज भी बिल्कुल ऑपोजिट होगी। उसमें क्या हो रहा था, हीट साथ में इवॉल्व हो रही थी, या हम कह सकते हैं हीट हमारी और मतलब बन रही थी, प्रोड्यूस हो रही थी। इसमें क्या होता है, हीट हमारी एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे इन सिंपल वर्ड्स, आपने दो चीजें ली, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करा, हाथ लगा दी, वो ठंडी हो गई। या किसी चीज पे अगर हम हीट प्रोवाइड करें, मान लो किसी चीज को बर्न कर रहे हो आप, तो क्या कर रहे हो, हीट प्रोवाइड कर रहे हो उसको, और वो सारी हीट को लेकिन उसको क्या करे जा रहे हैं, एब्जॉर्ब करे जा रहे हैं। तो जहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है बेटा वो होता है एंडोथर्मिक। ठीक है, सो हम कैसे याद रखेंगे, जहां पे भी बेटा हीट प्रोड्यूस होगी वो होगा एक्सोथर्मिक। अब इसको याद कैसे करोगे, एक्सोथर्मिक नाम से ही ऐसा लग रहा है कोई एक्सपोर्ट हो रहा हो जहां पे, है ना। एक्सपोर्ट मतलब कैसे बताऊं मैं, जैसे कुछ फट रहा हो, ये जैसे केमिकल्स में दिखाते नहीं है कि ऐसे मिक्स किया और ऐसे करके बवाल हो गया। सो वो सब कहाँ पे होगा, जब ऐसे हीट प्रोड्यूस होगी। और एंडोथर्मिक नाम से बेचारा कितना लग रहा है कि हाँ थर्मल सा है, उसने थर्मल सा पहना हुआ है। सो क्या कर रहा है, हीट को वो एब्जॉर्ब करता जा रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से छोटा मोटा जो भी दिमाग में आए बेटा, इन चीजों से आप चीजों को याद रखना है, वो लॉन्ग टर्म तक याद भी रहेंगे आपको। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं हर जगह डेफिनेशंस रीड करती हुई जाऊंगी, ताकि सिर्फ ये ना हो कि टॉपिक तो समझ आ रहा है लेकिन उसको फॉर्म कैसे करना है, उसको लिखना कैसे है, ये नहीं समझ आ रहा। तो हम पढ़ते हुए चलते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड, अभी देखो मुझे पता है आपको लग रहा होगा मैम हमें तो पता ही नहीं बेरियम हाइड्रोक्साइड को BaOH2 बोलते, याद नहीं है फॉर्मूलाज कैसे बनाने हैं, वो सब बेटा हम करते हुए चलेंगे। हो सकता है भैया ये ना समझ आ रहा हो, यार ये क्या चीज होती है, तो वर्ड ही पहली बार सुने। सो डोंट वरी, अभी इसको सिर्फ एग्जाम्पल्स की तरह देखो, जो जो आपके सिलेबस में ना हम सब कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने की, ये तो समझ ही नहीं आता, मैम तो बोल देते हैं इसको इससे मिलाया ये बन गया, ये सब हम सीखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सो व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड विच इज BaOH2 इज एडेड इनटू अमोनियम क्लोराइड विच इज NH4Cl, मुझे पता है ये देख के आपको लग रहा होगा कि यार ये सब याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे सबके नाम,
कोई रटने की जरूरत नहीं। वैसे तो 9th में हम करके आए हुए हैं कैसे फॉर्मूलाज बनाते हैं, बट मैं चलो मान लूंगी कि आपको नहीं याद, तो मैं आपको इस क्लास में भी अच्छे से समझाऊंगी कि फॉर्मूलाज कैसे बनाने। सिर्फ एक चीज आपको याद होनी चाहिए, वो कैसे कि जैसे पोटेशियम हमारा K होता है, या सोडियम हमारा Na होता है, बेरियम हमारा Ba होता है, एंड एमोनियम की बात करें वो हमारा NH4 होता है। सो ये सब चीज़ें है जो आपको बेसिक मैं मान के चल रही हूँ कि ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए भी मैं आपको टेबल प्रोवाइड कर दूंगी, आपकी 9th की बुक में था ही। जो मेन है एटलीस्ट उनके नाम याद कर लो, और ये इजी भी होता है यार, एक दो बार देखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली सबके फर्स्ट वर्ड से ले रखे हैं, कुछ होते हैं जैसे पोटेशियम का K है जो बिल्कुल अलग वर्ड से होते हैं, बट ये याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं। टेकर, अच्छा मतलब यार मैं इसको 4 बार पढ़ चुकी हूँ, सिंपल बताती हूँ। इन दो चीज़ों का जब हम रिएक्शन कराते हैं, इनको अच्छे से मिक्स करते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, जो बनता है उसका सॉल्यूशन। अभी इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि जो हमारा बन रहा है वो ठंडा, उसको क्या बोलते हैं, ये सब अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। सो हमने 4 चीज़ें कवर करी बच्चे। 4 चीज़ों में सबसे पहला देखा हमने केमिकल रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला चेंज इन स्टेट देखने को मिलता है, देन हमने बात करी चेंज इन कलर देखने को मिलता है, देन हमने बात करी इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, देन हमने बात करी चेंज इन टेम्परेचर होता है। जब चेंज इन टेम्परेचर पढ़ा हमने तो उसमें हमने 2 तरह के रिएक्शन देखे, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हमारी हीट प्रोड्यूस होती है बेटा, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो अभी तक जितना पढ़ा है उसकी समरी हो गई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अगर केमिकल रिएक्शन को, आपको एक केमिकल रिएक्शन पता चल गया, उस केमिकल रिएक्शन को मैं, जैसे अभी हम सिंबल्स की बात कर रहे थे, उन केमिकल रिएक्शंस को अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दे तो वो हमारी केमिकल इक्वेशन बन जाती है। सो लिखेंगे कैसे, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस सिंबॉलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम हमारा होता है, ये मेरे को लिखने नहीं चाहिए थे वैसे, चलो मैग्नीशियम होता है Mg, ठीक है, इज बर्न्ड इनटू एयर, उसको बर्न किया गया है एयर में। सो अब यहाँ पे ऐसे तो नहीं लिखेंगे हम प्लस बर्न किया गया है। बर्न का मतलब ये है कि उसको हीट प्रोवाइड करी है। एयर का मतलब क्या है, यहाँ पे एयर मतलब एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। सो जब उसको बर्न किया तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, एंड आगे क्या है, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। और वो क्या फॉर्म करेगी बच्चे, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगी। सो वी कैन राइट दिस एज, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें ये चीज भी समझ लो कि यहाँ पे बच्चे इस साइड पे देखो, ये जो यहाँ पे लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे जो यहाँ पे चीजें हैं हमारी जो आपस में रिएक्ट कर रही हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। एंड जो हमें फाइनल चीज मिल रही है, जो चीज हमें नया सब्सटेंस कह सकते हैं बन रहा है, वो हमारा होता है प्रोडक्ट, ठीक है। ये मत सोचना अच्छा इधर प्रोडक्ट होता है तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगा देना, ये बड़ी बेसिक सी गलती है। सो यहाँ पे प्लस होके ये चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, देयरफॉर दे आर रिएक्टेंट, एंड जो चीज हमें मिल रही है दैट इज प्रोडक्ट। और कैसे दिखाते हैं, इसमें हम इक्वल्स टू, नाम तो हमारा इक्वेशन है बट इक्वल्स टू यूज नहीं करते, हम इसमें इस तरीके से एरो यूज करते हैं, ठीक है। सो ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव द रिएक्टेंट्स एंड ऑन द राइट साइड वी हैव द प्रोडक्ट्स। कहीं कहीं ऐसा भी होगा, जैसे मैं चलो अभी के लिए इसी को रिवर्स कर देती हूँ कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है एंड उसके साथ उसमें हमें मिला मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो उसमें ये नहीं कर देना अच्छा उधर 2 प्लस है तो वो रिएक्टेंट है, अभी भी यही रिएक्टेंट है और ये हमें उसके प्रोडक्ट्स मिले इस रिएक्शन से, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलवेज रिएक्टेंट एंड ऑन द राइट हैंड साइड इट्स ऑलवेज द प्रोडक्ट, ठीक है। चलो एक बार इसको रीड कर लेते हैं, अगेन सेम चीज वही है, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। बेसिकली रिएक्टेंट क्या है, जिनके साथ केमिकल रिएक्शन हुआ है, जो द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, जिसके साथ बेसिकली चेंज हुआ है, दैट इज रिएक्टेंट, एंड द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ
प्रोडक्ट। सो जो बना है वो हमारा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन तो हमें समझ में आ गया। अब ये बैलेंस करना क्या होता है? बैलेंस करने का मतलब है जैसे इस तरीके से आपको केमिकल रिएक्शंस देखने को, केमिकल इक्वेशन बोलने लगी थी मैं, इक्वेशंस देखने को मिलती हैं। सो यहाँ पे चेक करना, देखो हमेशा ये होगा जितनी चीजें यहाँ है वहां पे भी उतनी चीज होंगी। जैसे इधर आपको Zn दिख रहा है, यहाँ पे भी Zn दिखेगा, यहाँ H2 दिख रहा है, इधर भी H2 दिखेगा, इधर SO4 दिख रहा है, इधर भी SO4 दिखेगा। बेसिकली हमें चेक क्या करना है कि यहाँ पे जिंक के जितने, जैसे Zn हो गया हमारा जिंक, तो यहाँ पे जिंक के जितने एटम्स है क्या उस साइड पे भी है? नहीं है, तो बैलेंस करो। बेसिकली दोनों को इक्वल रखना है। इधर अगर मान लो H2 है तो वहां पे खाली H नहीं हो सकता, उसको भी हमें 2 करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, कुछ रूल्स है जिनका ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने यही बोला, यहाँ पे H2 है एंड उस साइड पे सिर्फ H है, तो क्या हमें अगर उसको H2 बनाना है तो क्या मैं सिंपली यहाँ पे ऐसे 2 लगा दूं, बन गया H2? कर सकते हैं ऐसे? नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बेटा 2 लगा दोगे आप तो उसकी प्रॉपर्टीज छेड़ने पे आ गए। अच्छा वाला हाइड्रोजन का एक एटम था, आपने 2 लगा के उसको हाइड्रोजन गैस बना दिया। ऐसे तो नहीं कर सकते। तो हम चेंजेस क्या करेंगे? फिर हम बैलेंस कैसे करेंगे जब हम ऐसे कर ही नहीं सकते? हम बैलेंसिंग कर सकते हैं बेटा आगे नंबर्स ऐड करके। मतलब अगर जैसे इसी पे एग्जांपल लेते हैं, ये H2 था तो आप यहाँ पे आगे 2 लगा सकते हो। समझ में आई बात? यहाँ पे हम इसके आगे 2 लगा सकते हैं। अभी भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा, ये H2 है मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, इधर H1 है, सो 2 1 ज़ा 2, सो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हो गए। तो पहला रूल हमने पढ़ा, कभी भी जैसे ये 4 2 2 4 ये सब है, हम यहाँ पे 3 ऐड कर दिया, यहाँ पे 4 ऐड कर दिया, ये सब नहीं कर सकते। हमेशा जब हम बैलेंसिंग करेंगे, जब भी हम नंबर ऐड करेंगे बेटा, तो वो यहाँ पे आगे ऐड होगा। जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा है ना कोफिशिएंट, तो वो उस प्लेस पे आप नंबर ऐड कर सकते हो, ना कि यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 पे आ जाते हैं। अब रूल नंबर 2 क्या होगा, इसको मैं साथ साथ रब करती हुई चलती हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। ये हटा देते हैं। अब रूल नंबर 2 ये होता है, जैसे अगर मैंने लिखा 2, अभी छोटा वाला लेते हैं, 2H लेते हैं जब, ठीक है। सो इसको मैं काउंट कैसे करूंगी? हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा H2 के साथ, तो अब हाइड्रोजन के कितने एटम है बेटा? 2 × 2 4, तो हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। एंड इसी में ही एक कंफ्यूजन ये रहती है कि अगर इधर मेरे पास कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है, अगर आपके पास कुछ ऐसा एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे है मान लो ZNO, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। अभी उसकी गहराई में मत जाना कि नहीं नहीं मैम ये रिएक्शन तो हो ही नहीं सकता, नहीं नहीं ये तो गलत लिखा हुआ है। सो अभी सिर्फ समझ लो, ठीक है, इस तरीके से। और प्लस मान लो O2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर मुझे ऑक्सीजन के एटम्स काउंट करने हैं बेटा, तो हम कैसे करेंगे? ऑक्सीजन का एक एटम इसमें है प्लस 2 एटम इधर है, तो मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम्स है। मतलब जब ये ऐसे यहाँ पे भी, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, सो आप प्लस करोगे, ठीक है। समझ में आ गया? दूसरी चीज क्या करा है हमने, अगर ऐसे है जैसे H2 और आगे 2 है तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, या अगर ये 3 है तो 3 2 ज़ा 6 हो गया, ऐसे काउंट करेंगे। मतलब अगर आप आगे लगा दोगे, जैसे इसके आगे लगाओ 4, ये थोड़ा और खतरनाक सा है, अगर ये ऐसे 4SO4 है, एंड अगर मुझे यहाँ पे सल्फर के बता दो, S के बता दो कितने एटम्स है, सो 4 और सल्फर के साथ क्या है? 1 है, हम सिर्फ S देख रहे हैं, सो 4 1 ज़ा 4, एंड वहीं ऑक्सीजन के एटम्स बताने को बोल दिया, तो आगे अब इस पूरे के साथ 4 है, सो 4 4 ज़ा 16। यही अगर ऐसे होता 4SO, ठीक है, एंड यहाँ पे 4, मुझे पता है ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको। सो अगर ये ऐसे होता तो मतलब अब ये जो बाहर वाला 4 है ना, चलो आगे वाले को हम चाहे 2 कर देते हैं। अब जो बेटा इसके अगर आप एटम्स काउंट करोगे तो ये जो 4 है ये S के साथ भी है और O के साथ भी है, मतलब S के भी हो गए 4 2 ज़ा 8 और O के भी हो गए 4 2 ज़ा 8। समझ में आ रहा है?
आई नो अभी ये शायद बहुत सारी नई चीजें लग रही होगी, बड़ी कंफ्यूजन सी लग रही होगी, बट अभी हम काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब भी क्लियर हो जाएगा। एंड ऑल्सो ये तो अभी जिस मेथड से हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, जो आपकी बुक में मेथड है, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब आप 2 लगा के देखोगे, 3 लगा के देखोगे, इस तरीके से करते, तो इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसके अलावा एक ABCD मेथड होता है, वो थोड़ा सा हाई लेवल की इक्वेशंस का होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर हम आपका सिलेबस देखें तो बेटा उसमें इतनी हाई लेवल की इक्वेशंस नहीं पूछी जाएंगी, बट स्टिल अभी हम करेंगे क्वेश्चंस। एंड अगर आपको नीड लगती है तो आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो जिसमें हम अच्छे से और बहुत सारे एग्जांपल्स लेके बैलेंसिंग सीखेंगे। अभी ये सिर्फ बेसिक चीजें बता रही हूं मैं, कौन मल्टीप्लाई होकर किसको कैसे एटम्स को काउंट करते हैं, क्योंकि ये आपको इक्वेशंस में करना है, ठीक है। बाकी अगर अभी ये देख के नहीं भी समझ आ रहा तो कोई बात नहीं यार, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। एक चीज तो मैं, अरे रब क्यों नहीं हुआ ये, एक चीज मैं मान के चल रही हूँ भाई कि अभी जो मैंने यहाँ पे एटलीस्ट आपको बताया कि आपने नंबर आगे लगाना है वो तो क्लियर है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, बैलेंसिंग करते हैं जरा, एंड देन आगे जो जो कंफ्यूजन होगी उसको दूर करते हुए चलते हैं। सो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, यहाँ पे बेटा जिंक के कितने हैं, जिंक का एटम 1 है। इधर बात करें इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे, जिंक कितने हैं, 1 है, कोई जरूरत नहीं है बैलेंसिंग की, सेम है। हाइड्रोजन देखो, इधर हाइड्रोजन के कितने एटम्स है बेटा, H2 2 हैं। इधर हाइड्रोजन के कितने हैं बेटा, 2 हैं, कोई बैलेंसिंग की नीड नहीं है। यहाँ पूरा ही देख लो, इधर SO4 सो बराबर है। दिस मीन्स ये जो हमारी इक्वेशन है, दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ये हमारी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब जरा सेकंड वाले पे आ जाते हैं, वो चेक करते हैं भाई बैलेंस है या नहीं, और नहीं है तो उसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। बैलेंस करने के लिए सुंदर सा एक कलर ले लेते हैं, बट थोड़ा इसको डार्क उसमें लेते हैं, चलो। हाँ जी, सो BA क्या होता है साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि जिसको भूल जाते हो, जिसको कंफ्यूजन है, याद रहेगी। BA हमारा होता है बेरियम, ठीक है। एंड Cl, अब ये साथ में है, क्या बन गया, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आ जाओ, BA के कितने एटम्स हैं बेटा, BA क्या, 1 एटम है इस साइड पे। इधर कितना है बेटा, अगेन 1 है। Cl2, यहाँ पे बेटा Cl कितना है, 2, इधर Cl कितना है, 1, साथ में 2 नहीं है, इधर 1 है, तो बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हो, मैं यहाँ तो नहीं लगा सकती, ये तो रूल आपको बता दिया, यहाँ पे हम 2 लगा सकते हैं। अब Cl के कितने हो गए, अब Cl के 2 हो गए, तो बैलेंस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, H2, यहाँ पे H कितना है, अब इसके आगे लगाए, तो यहाँ पे अगर आगे लगाए तो ये 2 बेटा H के साथ भी है और Cl के साथ भी है, तो यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन के इधर भी हमारे पास 2 एटम्स है और यहाँ पे भी 2 एटम्स है। इधर आ जाओ, क्या पता आप चाहो तो ऐसे भी देख लेना कि S का चेक करो, इधर भी 1 इधर भी 1, O का चेक करो, इधर भी 4 इधर भी 4, या सीधा इधर SO4 है इधर भी SO4 है। सो दैट मीन्स सिर्फ एक, इसको हटा देती हूं मैं, सिर्फ एक ही 2 लगा के अब ये जो हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है। जब भी आप बैलेंसिंग करोगे, लास्ट हमेशा ये ध्यान रखना है, जब आपको लगता है बैलेंसिंग कर दी, सारे नंबर्स लिख दिए, एक बार पूरी इक्वेशन को चेक करोगे, क्योंकि कभी कभी आगे हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे कि हम नंबर तो लगाते हैं लेकिन पुराना वाला हिल जाता है, उसके लिए और एग्जांपल्स हैं। सो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले है Na+O2 एंड इट गिव्स आउट Na2O। तो इसको बैलेंस करना है, पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखो जरा, यहाँ पे Na कितना है बेटा, 1 है, इधर 2 है, सो हम यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे। अब इधर भी Na2 हो गया, इधर भी Na2 हो गया। अब अगर हम O2 चेक करें, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O कितना है, 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए हम आगे 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब जब भी देखो, आपके हिसाब से हम ऐसे सोचेंगे चलो बैलेंसिंग हो गई, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, हमेशा लास्ट में जब आपको लगे क्वेश्चन बैलेंस हो गई है इक्वेशन, तो आपको उसको एक और बार चेक करना है। देखो अब अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे Na2 है, यहाँ 2 लगाने की वजह से बच्चे ये हो गया 2 × 2 4, इधर Na4 हो गया। मतलब अब क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ जो हमने 2 लगाया था, इस 2 की जगह हमें 4 लिखना पड़ेगा। अब देखो जरा, इधर Na4 है, यहाँ पे भी 2 2 4, Na4 है, इधर O2 है, इधर भी O2
2 है। ठीक है, अब बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ध्यान से समझना। अब जैसे जैसे ये ना, मतलब समझ लो 4 इक्वेशंस लिए हैं, बट चारों में हर डिफिकल्ट जहां जहां पे आपको प्रॉब्लम होगी वो पार्ट्स मैंने ले लिए हैं यहाँ पे। दीज आर आई थिंक जितने भी आप चैप्टर में करने वाले हो उन सब में से सबसे मुश्किल इक्वेशन समझ लेना। अगर आपका बेस ऐसा हो गया कि आपको ये समझ में आ गया तो आई कैन गारंटी यू 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से आप कोई भी इक्वेशन बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको जूम करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा ही जूम हो गया भाई, चलो। सो वी हैव, इसको हटा दो। हाँ जी, अब यहाँ पे Al एल्यूमिनियम 1 है, इधर एल्यूमिनियम 1 है, कुछ जरूरत नहीं है बैलेंस करने की। यहाँ पे H 1 है, इधर H कितना है 2 है, मतलब यहाँ पे मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा। अब देखो Cl, यहाँ पे Cl 1 है, इधर Cl 3, सॉरी यहाँ पे Cl 2 है, इधर Cl 3 है। जब भी हम इसमें फंसते हैं कि एक जगह 3 है एक जगह 2 है, क्या करते हैं, व्हेनेवर यू आर बिटवीन के एक जगह 2 और एक जगह 3 है बच्चे, तो हम उसको 6 बना देते हैं। मतलब हम यहाँ पे अगर 6 बनाना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा, इसको क्या कर सकती हूँ मैं, इसको Cl को 6 बनाने के लिए आगे पूरा 6 करना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिख देते हैं 6 एंड यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। अब देखो Cl मेरा यहाँ पे 6 हो गया एंड यहाँ पे Cl 3 2 6 हो गया। ठीक है, अब अगेन मैंने बोला ना खत्म नहीं होगा, बार बार देखना पड़ेगा, बिकॉज इस मेथड का नाम ही हिट एंड ट्रायल है, तो आपको बार बार देखना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो यहाँ 2 लगा तो भाई इधर एल्यूमिनियम का 1 इधर एल्यूमिनियम का 2 हो गया, मतलब मुझे यहाँ पे फिर से 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी Al2 है, यहाँ पे भी Al2 है। H की बात करें तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा, 6 हो गया, उधर कितना है 2 है। सिंपली मैं यहाँ पे 3 ऐड करूंगी, 3 2 6 हो जाएगा, हो गया बैलेंस। अब अगेन आगे देखो क्लोरीन इधर 6 है, इधर 3 2 6 है, तो अब ये इक्वेशन हम कह सकते हैं दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है CO2 प्लस H2O C6H12O6। ऑल्सो ये जो है बेटा दिस इज ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है एंड प्लस O2 मतलब हमारा ऑक्सीजन। अब देखो जरा स्टार्ट करेंगे कार्बन से। C यहाँ पे कितना है बच्चे, 1 है, इधर 1 है, इधर 6 है। सिंपल, जहां पे 1 और 6 का सीन हो वहां तो सीधा 6 लगा दो, हो गया। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ध्यान से देखना, यहाँ पे O 6 2 इसको थोड़ा सा पतला करती हूँ मैं, 6 2 12 हो गया, तो इधर 12 प्लस यहाँ पे भी तो O है बच्चे, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1 13 हो गया। इधर ऑक्सीजन काउंट करने चले तो ये है 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 8, तो यहाँ पे 8 है, इधर हमारे पास 13 है। जब भी आपके पास ऑड नंबर आ जाए तो ट्राई करो कि बाकी अगर बचे हुए, अगर तो लास्ट है फिर तो हम देख लेंगे क्या करना है, यूजुअली आपके पास इवन नंबर्स ही आएंगे, लेकिन अगर ऑड आ जाता है तो आप आगे की बैलेंस करो एंड देन घूम के उसके पास वापस आ जाएंगे, बिकॉज जब इवन नंबर्स होते हैं तो उनको बैलेंस करना ज्यादा ईजी रहता है। सो क्या करेंगे हम, अभी के लिए O छोड़ के H पे चलते हैं। सो H की बात करें बेटा तो यहाँ पे H कितने हैं, 2 है, इधर H कितना है 12 है। अब अगर इधर 2 है इधर 12 है, मैंने बोला ना जब इवन है तो इजी होता है, 2 और 12। अब इस 2 को मैं 12 आराम से बना सकती हूँ, कैसे, 6 से मल्टीप्लाई करके। सो इधर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो H यहाँ पे हो गया 6 2 12, इधर ऑलरेडी 12 है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 लगाने की वजह से बेटा मेरा ऑक्सीजन भी चेंज हो गया, जितनी एक्स्ट्रा चीजें उसको रब कर लेते हैं। अब क्योंकि मैंने इधर 6 लगाया तो मेरे ऑक्सीजन के एटम्स भी तो चेंज हुए, काउंट करें जरा फिर से। अब ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 2 12 प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे 6, तो 12 प्लस 6 हमारा कितना हुआ बच्चे, 18 हो गया। उधर चलते हैं, इधर ऑक्सीजन के 6 प्लस 2 कितने हैं 8। अब देखो यहाँ पे भी हमारे पास एक इवन नंबर आ गया, इधर भी हमारे पास एक इवन नंबर आ गया। सो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे 8 है, हमें 18 चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि बैलेंस करना है, इधर 18 है तो वहां भी 18 चाहिए। अब अगर यहाँ पे भी ध्यान से देखना, ये 6 है यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इधर कोई नंबर लिखती हूँ बच्चे तो उससे आपका ये कार्बन हाइड्रोजन सब हिल जाएगा। तो हम ट्राई करेंगे, हमारे पास खाली ऑक्सीजन पड़ा है ना, उसको कर लेते हैं। तो हमारे पास इधर इस वाली जगह पे 6 है, प्लस 6 प्लस कितना चाहिए हमें, 12 चाहिए, क्योंकि टोटल 18 चाहिए, 18 में से 6 इधर है, उधर हमें 12 चाहिए। बेटा 12 के लिए क्या करेंगे, सिंपल 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक बार जरा देखो यहाँ पे कितने हैं, 6 है, प्लस 6 2
12, 12 प्लस 6 इज 18, ठीक है, इक्वल हो गए, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18। नाउ दोबारा नेक्स्ट पे जाने से पहले एक बार चेक करेंगे हम, सो इसको रब कर लेते हैं एंड एक बार इसको चेक कर लेते हैं। मुझे पता है बेटा आप लोग अभी बिल्कुल नया नया ये चीज कर रहे हो तो आपको लग रहा होगा ये बड़े मुश्किल है, बट ट्रस्ट मी, अगर आपको ये वाले समझ में आ गए ना तो बुक के आप जितने भी करोगे आपको बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो इसको दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। एक चीज और है, जैसे अभी जिस मेथड से करें दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। एक हमारा मेथड होता है ABC मेथड, यूजली वो बड़ी क्लासेस में इंट्रोड्यूस होता है बिकॉज वो जो बहुत मुश्किल लेवल की इक्वेशंस होती है उनको बैलेंस करने में यूज होता है। बट स्टिल अगर आपको ये मेथड सीखना है, आपको लगता है कि आप वो वाला मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हो, सो आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो जिसमें हम ये हिट एंड ट्रायल के क्वेश्चंस भी कर लेंगे एंड ABC मेथड भी समझ लेंगे। बट उसके लिए आपको नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि क्या इक्वेशंस ऐसे ही आपको समझ में आ रही है, ऐसे ही इजी लग रही है, या आपको ABC मेथड भी सीखना है, ठीक है। तो आप नीचे कमेंट्स में मेरे को बताना एंड देन इफ रिक्वायर्ड तो आई मेक अ डिफरेंट वीडियो, ठीक है। चलो अभी के लिए हम इसको चेक करना है। सो कार्बन कितने हैं बेटा, यहाँ पे कार्बन है 6, यहाँ पे भी कार्बन है 6, ओके। ओ कितना है, 6 2 ज़ा 12। अच्छा इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना बेटा, ये देखो ये पूरा एक कंपाउंड है तो यहाँ पे O इधर 6 है इधर 2 है, 6 2 ज़ा मल्टीप्लाई होता है, देन प्लस आ गया, इसलिए हम यहाँ वाले प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना। अब O यहाँ पे कितना है, 6 है, सो 12 प्लस 6 18 हो गया बेटा। उधर O काउंट करो, उधर ऑक्सीजन ये हो गया 6 प्लस अगेन 6 2 ज़ा 12, अगेन 12 प्लस 6 18 और इधर भी 12 प्लस 6 18। तो हमारे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के बाद क्या बचा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन काउंट कर लो। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे कितना है बेटा, 6 2 ज़ा 12, उधर हाइड्रोजन कितना है 12, विच मीन्स कि नाउ ये इक्वेशन हमारी पूरी बैलेंस हो गई है, ठीक है। अब समझ में आ गया। चलो लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं। देखो इसके बाद जिन क्वेश्चंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है वो है ये ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस, इसलिए मैंने लास्ट एग्जांपल में ये ब्रैकेट वाला ले लिया। इसको इधर करते हैं। अब पूरी इक्वेशन दिख रही है ना। ब्रैकेट वाले में पहले मैं समझा देती हूँ। देखो अगर आपके पास लिखा है बेटा SO4, सो यहाँ पे SO4, ये जो 4 है सिर्फ O के साथ है, S के साथ नहीं है। लेकिन अगर मैंने इस पे ब्रैकेट लगा के 3 लिखा है तो अब बच्चे ये 3 S के साथ भी है और ऑक्सीजन के अगर काउंट करोगे तो 4 तो उसके पास है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 3 ज़ा 12 हो गए, ठीक है। एक बार फिर से बताऊं, अगर लिखा है SO4 मतलब हमारा सल्फेट, सो सल्फेट में वहां पे जो 4 है बच्चे वो इस O के साथ है, S के साथ नहीं है। तो S के अगर आप एटम्स काउंट कर रहे हो 1 है, O के काउंट कर रहे हो 4 है। अब अगर मैं इसमें ब्रैकेट लगा के यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, सो अब क्या हुआ, ये 3 जो है वो S के साथ भी है और O4 के साथ भी है। सो S के एटम्स अब कितने हो गए बच्चे, 3 हो गए एंड O के एटम्स कितने हो गए, 4 3 ज़ा 12 हो गए, ठीक है। अब जरा इमेजिन करो कि यही इसी के ही आगे यहाँ पे हमने लेट्स सपोज बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। अब कैसे काउंट करेंगे, हम एक और बार काउंट करके देख लेते हैं। सो वी हैव S के कंपाउंड्स कितने होंगे, इधर वाला 3B और इधर वाला 2B, 3 2 अब यहाँ पे देखो कहीं भी बीच में प्लस वगैरह नहीं है तो वो प्लस वाली टेंशन है ही नहीं, हमें उसमें कंफ्यूज होना ही नहीं, सिंगल कंपाउंड की बात हो रही है। सो 2 इसके साथ 3B है और 2B है, 3 2 ज़ा 6। अब O की जब हम बात करेंगे बेटा तो उसके साथ ये 4B है, 3B है और 2B है। सो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। सो ऑक्सीजन के यहाँ पे 24 एटम्स हो गए। तो आपको ये एटम्स काउंट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। जो सीधे सीधे वाले उनमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ब्रैकेट वालों में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बट आप प्रैक्टिस करोगे सो ये दिक्कत भी नहीं होगी। चलो इसको रब करके अब अपनी लास्ट इक्वेशन देख लेते हैं एक बार बेटा। चलो कलर फिर से पिंक कलर ले लेते हैं हम। सो वी हैव एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सो Al, ठीक है। हमें यहाँ पे फिलहाल नाम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे एलिमेंट देख रहे हैं और दोनों साइड उनको काउंट करेंगे। सो Al के कितने एटम्स है बच्चे, ओनली 1। इधर देखोगे तो Al के साथ 2 है तो यहाँ पे हमें
2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ भी एल्यूमिनियम की 2 हो गए, इधर भी एल्यूमिनियम के 2 हो गए। देन वी हैव, अच्छा एक चीज और समझना, यहाँ पे जैसे OH है, अगर आपके पास इक्वेशन की उस साइड भी पूरा OH एज इट इज है तो आप यहाँ पे O अलग H अलग के एटम्स गिनने की जरूरत नहीं, पूरे OH के यहाँ पे देख लो और वहां पे देख लो, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इधर हमारे पास OH है, इधर HO है, लेकिन कैसे सेपरेट हो रखा है, सो हमें एटम्स सेपरेटली काउंट करने पड़ेंगे। अब इसमें भी यहाँ के एटम्स जब मैं काउंट करूंगी तो इधर भी मेरे पास एक O है, लेकिन इधर SO4 और यहाँ पे SO4 पूरा पूरा है, तो आपकी मर्जी है। अब आप चाहो तो इसमें ऑक्सीजन के काउंट करना, अगर लगता है कंफ्यूजन होगी तो SO4 पूरा इधर ले लो और SO4 पूरा इधर ले लो। ठीक है, चलो अब काउंट करते हैं। अब हम आ गए हैं O पे, तो O के यहाँ पे कितने हैं बच्चा, ब्रैकेट में लगा हुआ, मतलब ये 3 भी O के साथ है, सो 3 और बाहर 2 है, 3 इंटू 2 हो गया, 3 2 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन के 6 है। अब अगर आपको ये वाले करने हैं तो आप +4 करोगे, अगर आप SO4 एक साथ ले रहे हो तो +4 करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल हमारे ऑक्सीजन के यहाँ पे 6 है। अब उधर जाके काउंट करते हैं, अब SO4 तो उसी में लेना है, इधर ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम है। अब यहाँ 6 है, उधर 1 है, तो सिंपली यहाँ पे 6 ऐड कर दो बेटा, तो इधर भी 6 हो गए, इधर भी 6 हो गए ऑक्सीजन की। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन ब्रैकेट में 3 है, मतलब हाइड्रोजन के साथ भी है, सो ये 3 इंटू में बाहर 2, 3 2 6, अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन के 6 है, साथ में प्लस ये भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 और, सो ये हो जाएगा 6 + 2 8 हो गया। तो इस साइड पे हाइड्रोजन के 8 एटम्स है। उधर चलते हैं, यहाँ पे चेक करो तो इधर कितना है, 6 2 12 एटम्स। अब इधर 12 है बच्चे और इधर 8 है, तो चेंज करना पड़ेगा। मतलब क्या चेंज कर सकते हैं, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं ये चेंज करूंगी, ठीक है, दो ऑप्शन है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे H यहाँ भी है और H यहाँ भी है। अब आप चाहोगे मैम इधर भी चेंज कर सकते हैं, इधर भी चेंज कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा, तो देखो अगर मैं ये वाला नंबर चेंज करती हूँ तो मेरा एल्यूमिनियम भी चेंज हो जाएगा, मेरा ऑक्सीजन जो मैं ऑलरेडी बैलेंस कर चुकी हूँ वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ करती हूँ तो उसके आगे तो मुझे भी बैलेंस करने जाना ही है, तो ज्यादा बेटर है कि हम इसको चेंज करें। तो हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, इधर जो फिक्स है वो 6 है और वहां 12 है, मतलब यहाँ मुझे कितने चाहिए, 6 चाहिए। देखो उधर दोबारा बता रही हूँ मैं ये चीज, इधर हाइड्रोजन के 12 एटम्स है, यहाँ पे भी मुझे हाइड्रोजन के 12 चाहिए। अब उन 12 में से ये 3 2 6 वाले फिक्स है, यहाँ वाला चेंज कर रही हूँ मैं, तो 6 + 6 चाहिए मुझे, तो 2 ऑलरेडी है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3 2 6। अगेन आई से आई नो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही आपसे, और आप भी अपने आप से ये एक्सपेक्ट मत करो कि पहली बार में देखते ही मुझे समझ आ जाना चाहिए। अगर मुझे समझ नहीं आ रहा तो ये मतलब बड़ा मुश्किल है या मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। बेटा पहली चीज तो ये जो इक्वेशंस है थोड़ी सी हाई लेवल है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एंड अगर आपको अभी नहीं भी समझ आ रहा, डोंट वरी, अभी आप बहुत सारे हम इन बिटवीन में बैक एक्सरसाइज में बहुत सारी इक्वेशन बैलेंस करेंगे, तब आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होता चलेगा, फिर आपको ये और इजी लगेगा। ठीक है, अभी सिर्फ समझने का काम करो, जब आप क्वेश्चंस की खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, कमिंग बैक हियर, सो यहाँ हमने 3 लगा दिया। अब देखो SO4 को साथ लेना है, तो यहाँ पे SO4 कितना हो गया, SO4 को आई एम टेकिंग इट एज कि ये पूरा एक कंपाउंड है। ठीक है, मतलब है भी सल्फेट हमारा एक ही कंपाउंड है, सो इसको हमने पूरा एज इट इज ले लिया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो 4 3 कुछ नहीं करेंगे, SO4 को हम एक एलिमेंट समझ लिया कि ये एक पूरा हो गया, तो इसके कितने हैं, यहाँ पे 3 है। इधर SO4 कितने हैं, देखो ब्रैकेट में 3 लगा हुआ है, तो मतलब SO4 के साथ 3 है, सो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बट खत्म करने से पहले एक बार दोबारा से चेक करेंगे। सो एल्यूमिनियम के यहाँ पे 2 हैं, इधर एल्यूमिनियम के 2 हैं। ठीक है, परफेक्ट, एक मिनट ये रब कर ले। नेक्स्ट देखो O हमारे पास यहाँ पे कितने हैं बच्चा, इधर 3 भी है, 2 भी है, 3 2 6 है इधर, उधर O कितने हैं, 6 है। H काउंट करो, इधर कितने हैं, 3 और 2, 3 2 6 प्लस 3 2 6, तो 12 है इधर हाइड्रोजन, उधर देखो 6 2 12 अगेन, सो दोनों साइड 12 है। देन यहाँ पे SO4 3 है, इधर भी SO4 3 है, तो दैट मीन्स नाउ वी कैन से इट इज अ बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, आई होप समझ में आपको आ रहा होगा अच्छे से, नहीं तो कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि अच्छा इस तरीके से बैलेंसिंग कुछ होती है।
देन हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर इजी लगेगा, ठीक है। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। Physical state of the reactant and products are mentioned to make chemical reactions more informative। कभी कभी बेटा आपके जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए बाकी चीजें भी ऐड कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से इक्वेशन लिखी होती है, ब्रैकेट में G दे दिया, ब्रैकेट में यहाँ पे L दे दिया, तो बेसिकली क्या क्या दे देते हैं, S दे देते हैं, ब्रैकेट में L दे देते हैं, AQ दे देते हैं एंड G दे देते हैं। सो यहाँ पे क्या मतलब है, अगर किसी चीज के आगे S लिखा है बेटा तो मतलब वो सॉलिड फॉर्म में है, अगर उसके आगे L लिखा है तो वो लिक्विड फॉर्म में है, अगर उसके सामने G लिखा है तो वो हमारी गैस फॉर्म में है। अब कंफ्यूजन क्या होती है बच्चे, ये L और AQ में, बिकॉज AQ स्टैंड्स फॉर एक्वस। तो आप इमेजिन कर सकते हो एक्वस भी कोई लिक्विड चीज हुई, तो कहीं पे ये लिक्विड और कहीं पे ये एक्वस मेंशन क्यों किया जाता है। जहां पे भी बेटा हम L लिखते हैं वो बेसिकली कोई चीज है अपनी मेल्टेड स्टेट में, तो वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। कोई भी आप एसिड तो नहीं, कोई भी आप ऐसी चीज ले रहे हो जो लिक्विड फॉर्म में ले रहे हो तो उसके आगे हम L लिखते हैं। एक्वस बेसिकली होता है एक कोई सॉल्यूट, जैसे कोई एसिड है, यहां बोलना था मेरे को, जैसे कोई एसिड है उसको डाइल्यूट करके, जैसे HCl है, बहुत जगह आप देखोगे HCl क्योंकि हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके आगे हम AQ लिख देते हैं, मतलब HCl को हमने पानी में मिक्स करके डाइल्यूट किया है। तो जब कोई किसी चीज का है तो ये भी लिक्विड फॉर्म में, लेकिन इट इज अ एक्वस सॉल्यूशन क्योंकि एक एसिड लेके हमने उसको डाइल्यूट किया है, वो मेंशन करता है एक्वस, ठीक है। लिक्विड बेसिकली मींस किसी भी चीज को आपने लिक्विड फॉर्म में लिया है वो हमारा लिक्विड होगा, ठीक है। ये कंफ्यूजन रहती है कि कहीं लिक्विड और कहीं एक्वस क्यों लिखते, होते तो दोनों लिक्विड है। अब आई होप समझ में आ गया होगा। एक्वस लिक्विड का मतलब कोई भी आपने चीज ली है उसकी मेल्टेड स्टेट में, एंड एक्वस का मतलब है बेटा कि आपने उसका वाटर के साथ उसको डाइल्यूट किया है, उसका बेसिकली सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। चलो आ जाते हैं वापस, पढ़ लेते हैं। बता तो मैंने दिया, ये शायद मैं पढ़ भी चुकी हूँ कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी यूज G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, S फॉर सॉलिड एंड AQ फॉर एक्वस, ठीक है। डिफरेंस भी बता दिया। अब समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एटसेट्रा। टेम्परेचर पता है क्या होता है कि जैसे आपने किसी चीज को हीट किया है, किसी रिएक्शन में कोई चीज लिया आपने उसको हीट किया, अब उसको कितने डिग्री केल्विन पे, कितने डिग्री सेल्सियस, कितना उसका टेम्परेचर था वो मेंशन कर देना कि भाई इतने डिग्री सेल्सियस पे लेके वो उसमें ये रिएक्शन हुआ, तो वो टेम्परेचर मेंशन कर देना। प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 340 atm लिखा है, तो 340 atm बेसिकली मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंशन किया कि जब ये रिएक्शन किया तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना था तब ये रिएक्शन। ये सब चीजें भी तो मैटर करती हैं। आप किसी चीज को हीट कर रहे हो, कितने टेम्परेचर पे आके वो बॉईल होना स्टार्ट हुआ, आपका टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी हो गया ना। चलो नेक्स्ट है बेटा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, कभी कभी ना कोई रिएक्शन है, मान लो वो रिएक्ट तो करते हैं लेकिन वो रिएक्शन बहुत स्लो है, तो उसमें हम कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं जिससे वो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। जैसे निकल वगैरह है वो यूज करते हैं, उससे वो रिएक्शन फास्ट हो जाता है, ठीक है। सो कभी कभी आपको वहां रिएक्शन में वो नाम भी लिखा होगा कि ये कैटलिस्ट था, ये सब था। एंड इसमें इंफॉर्मेशन कैसे दे रखे कि भाई सनलाइट प्रेजेंट थी और क्लोरोफिल प्रेजेंट था। ये बेसिकली हमारा जो वो है ना फोटोसिंथेसिस का वो उसकी इक्वेशन है, तो वहां पे मेंशन करना जरूरी है कि ऐसे नहीं ये रिएक्शन किया और ये बन गया, साथ में क्या लगा भाई, सनलाइट लगी, क्लोरोफिल लगा। अगर ग्रीन प्लांट नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा, तब भी ये रिएक्शन नहीं होगा। अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगी तब भी ये रिएक्शन नहीं होगा। तो ये चीजें मेंशन करनी जरूरी है, वरना कोई समझेगा बस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वाटर लिया, उसको मिलाया और ये बन गया। ऐसे तो नहीं होता ना बच्चे, सनलाइट और क्लोरोफिल का रिक्वायरमेंट होता है तब जाके ये रिएक्शन होता है, तो वो इंफॉर्मेशन देना। दोबारा से यहाँ पे आते हैं, कैटलिस्ट हमने समझ लिया, फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव और बिलो दी एरो, तो वो उसको लिखते हैं ऐसे, या तो एरो के ऊपर लिख दे या एरो के नीचे लिख दे, इस तरीके से। बहुत जगह आप देखोगे ऐसे ट्राइंगल सा बना होता है, तो ट्राइंगल बेसिकली मींस अगर इसके ऊपर ट्राइंगल बना है तो वो बता रहे हैं कि इस चीज को हमने हीट किया है, तो ये दिखाने का तरीका है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट समझ लो कि यहाँ पे ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, और ये मान लो कि आधा चैप्टर आपका हो गया, अब बाकी का आधा बचा है, और बाकी का जो आधा बचा है वो पहले वाले से भी आसान था, ठीक है। चलो आ जाते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमने ये तो देख लिया, अच्छा ये कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ ये तो मैम पढ़ तो लिया, टेम्परेचर चेंज होता है, कलर चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, ये हो गया हमारा अलग अलग टाइप का रिएक्शन। नहीं,
वो हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स कि भैया इन चीजों से हमें पता चलता है केमिकल रिएक्शन हुआ है। यहाँ पे बोला गया है टाइप्स, उसके क्या क्या टाइप्स है, क्योंकि पहले मैं पढ़ती हूँ फिर समझाती हूँ, ठीक है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। अब ये देखो यार, अभी हम इतनी वो रिएक्शंस पढ़ के आए हैं, कहीं पे हमने अच्छा बैलेंसिंग में तो हमने देखा जितनी चीजें यहाँ पे थी, जो एटम्स यहाँ पे जिस जिस चीजों के थे यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तभी हम बैलेंसिंग कर पाए। तो ये तो पक्का है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे वो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझाऊंगी और ईजी हो जाएगा। जैसे हमने देखा Na+Cl will give us NaCl, ठीक है, ये हमने पढ़ा Na+Cl will give us NaCl। सो यहाँ पे बेटा ये तो नहीं हुआ कि Na, यहाँ पे आपने Na लिया और इधर जब रिएक्शन हुआ तो वो MgCl बन गया जी, एलिमेंट ही चेंज हो गया, नहीं ना, इसी के ही एटम्स इधर रहेंगे ना। कोई भी आप रिएक्शन करा लो, वो आप चीज थोड़ी बदल दोगे, उसकी फॉर्म बदल दोगे कि यहाँ पे अब Na का बेसिकली यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म में आ गया, सॉल्ट बन गया उसका, ठीक है, लेकिन एलिमेंट उसका चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरीके से नॉट डू एटम्स डिसअपियर, ना ही ऐसा होगा कि इधर तो Na था लेकिन इधर जब आपने रिएक्शन देखा तो वहां पे सिर्फ Cl है, ऐसे वो डिसअपियर नहीं होते। अगर ऐसा होता तो फिर तो बैलेंसिंग कर ही ना पाते हम कभी भी। तो ना तो उनके एलिमेंट्स बदलेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इधर उधर होते हैं वो हम बैलेंसिंग में कर लेते हैं, तो एटम भी सेम रहेंगे उधर, एंड ना ही वो डिसअपियर, ऐसा भी नहीं वो गायब हो गए। जैसे अभी हम आगे ऑक्सीडेशन वगैरह पढ़ेंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इसके साथ एक एलिमेंट था, इसके साथ हटके वहां से हटके अलग से ऑक्सीजन बन गया, इस तरीके से चीजें हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं होगा कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड पे कंप्लीटली डिफरेंट चीजें आ गई, ठीक है। सो अब एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। अब ये तो हमें पता है ना, तो जो हमारे पास जैसे हम बोलते हैं ना कि नया सब्सटेंस बना, प्रॉपर्टीज बदल गई, प्रॉपर्टीज जरूर बदलते हैं बेटा, फॉर्म जरूर बदलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे जैसे एग्जांपल बोल रही हूँ मैं, NaCl था इधर वो मैग्नीशियम बने, ना तो एलिमेंट चेंज हो सकता है उसका और ना ही वो डिसअपियर गायब हो सकता है कि आप इक्वेशन से हटा ही दो उसको। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे जो आपने चीजें ली हैं वही या तो आपस में जुड़ जाएंगी या अलग अलग हो जाएंगी। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हमने देखा था, क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अब MgO2 क्या हुआ, ये साथ में जुड़ गए और MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ऐसे ही कहीं पे चीजें जुड़ जाती है, कहीं पे चीजों का ब्रेक डाउन हो जाता है। सो यही बॉन्ड्स जो है इनके बीच में बनते या टूटते हैं तो हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं बेटा, और इन्हीं की ही हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। ये शॉर्ट में है, यहाँ नहीं जाते, पहले नाम देख लेते हैं भाई क्या क्या नाम है, क्योंकि नाम इनके ध्यान हो जाएंगे, बड़ी सारी चीजें तो इनके नामों से ही आपको याद हो जाएगी। जैसे कॉम्बिनेशन, अब कॉम्बिनेशन भाई सुन के ही लग रहा है कोई चीज कंबाइन हो रही है, तो इसमें क्या है A+B, एक एलिमेंट A लिया एक एलिमेंट B लिया, रिएक्शन कराया, ये दोनों साथ हो गए, कंबाइन हो गए, कॉम्बिनेशन हो गया। सो दिस इज आवर combination reaction. Then we have decomposition. Decomposition इसका opposite है, मतलब A और B साथ में थे, रिएक्शन किया, यूजुअली उसको हीट कर दिया या कुछ भी किया, तो रिएक्शन के बाद ये दोनों अलग अलग हो गए। दिस इज decomposition, कॉम्बिनेशन का बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सिंपल अपना AB साथ में थे, इनका रिएक्शन कराया किसी C एलिमेंट के साथ। अब ये C एलिमेंट बड़ा चालू था, अच्छा भला AB साथ थे, अब इसने क्या किया, उसको अलग कर दिया, A और C साथ में हो गए, प्लस B बेचारा हमारा अकेला हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे C ने B की जगह ले ली, तो ये क्या करा इसने, डिस्प्लेसमेंट के। अभी सब एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझेंगे और बड़े मस्त मस्त कार्टून कैरेक्टर्स के साथ समझने वाले हैं हम ये, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट है AB साथ में थे, CD साथ में थे। अब यहाँ किसी का दिल नहीं टूटा, सिंपल ABCD अपना साथ में थे, उन्होंने अपने पार्टनर्स बदल लिए, मतलब A के साथ C हो गया, उसमें क्या था, A के साथ C हो गया, B बेचारा अकेला हो गया, नहीं नहीं इस बार B अकेला नहीं हुआ, C ने कहा मेरे साथ D है वो तू ले ले। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, A के साथ C हो गया, B के साथ D हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, जहाँ पे क्या है, बेसिकली कपल्स चेंज हो गए हैं इधर। तो ये हमारा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है विच इज रीडॉक्स।
ठीक है, इस रिडॉक्स रिएक्शन को आराम से हम एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। ये थोड़ा इजी टू एक्सप्लेन था, ऐसे ही अच्छा है। यहाँ पे मैं अगर ऐसे एक्सप्लेन करने लगी हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, तो हम पंगा नहीं लेंगे। आप एक एक करके इनकी डिटेल में चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ किस किसने ये जो कार्टून कैरेक्टर्स यहाँ पे हैं इनको जानते हो। नोबिता, शिजुका, ये बेसिकली डोरेमोन एक कार्टून कैरेक्टर का वो आता था, मैंने बहुत देखा है वो सीरियल, तो इसलिए मेरे तो बहुत फेवरेट कैरेक्टर्स हैं। तो मैंने सोचा चलो इसके साथ आपको पढ़ाई कराई जाए। सो किस किसने डोरेमोन देखा हुआ है मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अगर देखा हुआ है तो और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सो पहला हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक था हमारा एलिमेंट N मतलब नोबिता, और एक एलिमेंट था S मतलब शिजुका। अब नोबिता और शिजुका दोनों साथ मिल गए, बन गया इनका कॉम्बिनेशन, ठीक है। हो गई इनकी लव स्टोरी पूरी, हार्ट बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में क्या होगा, Mg मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। दो अलग अलग चीजें मिलके एक चीज बना रहे हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिफाइन करने को आ जाएगा तो कैसे करेंगे, रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स कौन से बच्चे जो रिएक्शन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, टू और मोर, ये दो हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन, कॉम्बिनेशन कंबाइन, याद रहेगा, टू फॉर्म वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्ट, ठीक है। तो इसके और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। सो कैल्शियम, ये हमने भी पहले भी पढ़ा था ना कि कैल्शियम ऑक्साइड में अगर आप पानी मिला दोगे तो स्लेक्ड लाइम बनेगा और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी। अगेन देखो, दो अलग अलग चीजें थी बच्चे, 1 2, दो अलग अलग चीजें मिली आपस में और एक चीज बना दी, तो क्या हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। एंड आई हैव अ क्विक क्वेश्चन हियर, ये जो हमारा रिएक्शन था क्या वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था या वो एंडोथर्मिक रिएक्शन था? अब यहाँ पे टाइम स्टैम्प के साथ आप मेरे को रिप्लाई में बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये जो मेरा रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ठीक है। आफ्टर मे बी 2 days जब ये वीडियो बन जाएगी, रिलीज हो जाएगी, लाइव हो जाएगी, उसके बाद 2 दिन बाद में कमेंट सेक्शन में अपना आंसर पिन कर दूंगी। बट तब तक टाइम स्टैम्प लगा के आप बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी के कमेंट्स पढ़े आप बताओगे ये जो मेरा रिएक्शन है बच्चे क्या वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। डन। चलो इसी के कुछ और एग्जांपल्स हो सकते हैं, बर्निंग ऑफ कोल या फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2NO2। सो यहाँ पे देख लो, अगेन दो चीजें थी बेटा मिलके एक चीज बन गई, अगेन दो चीजें थी मिलके एक चीज बन गई। सो ये सब हमारे क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। अब देखो बेचारे अच्छे खासे खुशहाल साथ में थे, क्या हुआ, रिएक्शन हुआ और दोनों अलग अलग हो गए। वैसे इसमें नोबिता बहुत खुश लग रहा है, बनता नहीं था इसका इतना खुश होना। चलो कोई बात नहीं, दो जने साथ में थे अलग अलग हो गए, क्या हुआ, दिस इज decomposition. So decomposition reaction क्या है, reactions in which one compound decomposes, एक compound decompose हो रहा है into 2 or more compounds और elements are known as decomposition reaction। अच्छा एक क्विक सी चीज, कभी कभी ना कंफ्यूजन बेटा इसमें भी हो जाती है कि कहीं पे मैम ये एलिमेंट डाल लिख देते हैं, कहीं पे कंपाउंड लिख देते हैं, क्या फर्क होता है इसमें बेटा? जब भी हम एलिमेंट की बात करते हैं, हम सिंगल चीज की बात करते हैं, जैसे मैग्नीशियम, ठीक है। अभी जो एक्चुअली जो एग्जांपल पढ़े होते हैं दिमाग में वही बार बार चलते हैं, जैसे मैग्नीशियम। तो जब हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं बच्चे तो इट इज अ एलिमेंट, लेकिन जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें, यहाँ पे दो चीजें आ गई साथ में, सो ये हमारा कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर है, ये छोटी छोटी चीजें मुझे पता है, हम भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होती है जब ऐसी बुक की डेफिनेशंस पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता, इसीलिए आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि जो जो चीज़ें मेरे दिमाग में आती है, जो जो एक्चुअली मेरा पॉइंट पता है क्या होता है कि आपके दिमाग में कोई डाउट आए ना उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा ये ऐसी चीज़ होती है, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं। सो रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डीकम्पोजेस इनटू 2 और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। एक कंपाउंड था या तो वो अलग अलग एलिमेंट्स में बट गया या अलग अलग कंपाउंड्स में भी बट गया, वो हमारा होता है
decomposition reaction. So a decomposition reaction is just opposite of combination reaction. ये हमारा जो combination था उसका बिल्कुल उल्टा है. Example क्या हो सकता है? हमारे पास है CO3. So CaCO3 means कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास, उसको हीट करने पे आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. सो एक चीज थी आपके पास, रिएक्शन हुआ, दो अलग चीजों में बट गया. दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है बेटा. अब डीकम्पोजिशन में भी ना हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं. इजी है बहुत. जैसे डीकम्पोजिशन कैसे कैसे हो सकता है, नाम में ही आपको याद हो जाएगा. ऐसा नहीं कि अरे यार ये भी याद करना पड़ेगा, नाम याद रखोगे याद हो जाएगा. इलेक्ट्रोलिटिक. इलेक्ट्रोलिटिक किससे रिलेटेड लग रहा है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी से. सो जहां पे डीकम्पोजिशन में लिखा हुआ है ना, मैं दोबारा क्यों लिख रही हूँ, जहां पे हमारा रिएक्शन होता है बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन. जैसे जो हमने अभी एक एग्जांपल लिया, पानी है, पानी में से अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करना चाहते हो तो आपको उसे इलेक्ट्रिसिटी से पास करना पड़ता है. जब आप H2 में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे बेटा तो आपको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग होती हुई दिख जाएगी. इसका एक एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी डला हुआ है, बट हम इस चैप्टर के सारे एक्सपेरिमेंट्स फिर से करने वाले हैं. आपको बहुत मजा आएगा. डू वॉच द एक्सपेरिमेंट सीरीज. ठीक है, चलो आ जाओ. तो ये हमारा पहला हो गया इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन. नेक्स्ट है बच्चे थर्मल डीकम्पोजिशन. थर्मल में क्या होता है? थर्मल कब पहनते हो? ठंड याद है, जब बहुत ठंड होती है तो बहुत ठंड में हम क्या पहनते हैं अपने, वो पहनते हैं ना वार्मर जिसको बोलते हैं, उसको थर्मल भी बोलते हैं. सो वहां से याद रहेगा थर्मल मतलब हीट. जब आप किसी चीज को हीट करते हो, जैसे अभी जो हम एग्जाम्पल देख के आए हैं, इधर ले आती हूँ, इसको थोड़ा सा जूम भी कर देती हूँ. अभी जो हम एग्जाम्पल देख के आए थे वो हीट का ही था कि कैल्शियम कार्बोनेट में अगर आप हीट पास करोगे, इसको हीट करोगे तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी. सो अगेन दिस इज डीकम्पोजिशन. एंड विच वन? दिस इज थर्मल डीकम्पोजिशन. ऑल्सो यहाँ पे भी देख लो, वाटर एक था, दो चीजों में बट गया, अगेन डीकम्पोजिशन हुआ. कौन सा वाला? इलेक्ट्रिक वाला. इलेक्ट्रिसिटी पास करी ना तो इलेक्ट्रोलिटिक वाला. लास्ट हमारे पास है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन. अब ये भाई फोटोकेमिकल क्या है? फोटो से याद करोगे आप वर्ड फोटोसिंथेसिस. फोटो से ये वर्ड होता है ना, ठीक है, पूरा लिख लेना. फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में होती है बेटा. सो फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन हमारा होता है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है. जैसे आपके पास यहाँ पे AgCl विच इज सिल्वर क्लोराइड है, जो कि व्हाइट कलर का होता है. जब वो सनलाइट में रहेगा, उससे सनलाइट पे उसको डायरेक्ट रखोगे तो वो सिल्वर प्लस क्लोरीन में डिवाइड हो जाएगा. तो आपके पास एक चीज थी बच्चे, दो चीजों में डिवाइड हो गया. अगेन डीकम्पोजिशन हुआ है, एंड क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में हुआ है, दिस इज फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन. आई होप आपको ये याद साथ साथ हो गए होंगे, मुश्किल नहीं लग रहा होगा. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. इलेक्ट्रिसिटी बोले तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, हीटिंग बोले तो थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल हो गया हमारा कौन सा? सनलाइट वाला. सनलाइट कैसे याद रखोगे? फोटोसिंथेसिस से. ठीक है, चलो ये हो गया डिस्कस. अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की. अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बच्चा? देखो यहाँ पे पहले एग्जांपल से समझते हैं. अगर जिसने डोरेमोन देखा है उसने सुनियो का कैरेक्टर भी देखा होगा. अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई में अच्छा लड़का, अमीर घर का लड़का, ठीक है, अच्छा भला नोबिता और शिजुका साथ थे, ये बीच में आ गया. अब ये ज्यादा पावरफुल था, ये ज्यादा जरूरी है कि पढ़ाई में भी अच्छा है, पैसे वाला भी है, तो ये ज्यादा पावरफुल हो गया नोबिता से. ठीक है ना. तो अब क्या हुआ भाई? सुनियो ले गया शिजुका को, नोबिता अकेला रह गया बेचारा. तो हमने यहाँ पे क्या देखा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटा? एग्जाम्पल देखते हैं पहले, फिर आके मैं रीड कर दूंगी. एग्जाम्पल देखो, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट था. जिंक था हमारा सुनियो जो अभी हम बात करके आए हैं, कॉपर सल्फेट, दो चीजें हैं यहाँ पे. एक हमारा है नोबिता, एक हमारी है शिजुका. सो सुनियो आया, वो नोबिता से ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो शिजुका को ले गया. अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, सुनियो और शिजुका साथ हो गए, नोबिता अकेला हो गया. सो आपने देखा क्या हुआ, जिंक ने रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट के साथ, तो जिंक सल्फेट को ले गया और कॉपर
अकेला हो गया। अब इसमें जो मेन चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है बेटा कि ये रिएक्शन तभी हो पाएगा जब यहाँ पे जिंक और यहाँ पे कॉपर है, और अगर हम जिंक और कॉपर को कंपेयर करें तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर। सो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर, इसीलिए वो उसको रिप्लेस कर पाया। अगर इसकी जगह जिंक से ज्यादा कोई, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा पोटेशियम या सोडियम होता तो जिंक इसको नहीं कर पाता, कोई रिएक्शन नहीं हो पाता। तो ये जरूरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए कि जो चीज डिस्प्लेस करेगी वो ज्यादा रिएक्टिव होगी, तभी वो डिस्प्लेसमेंट कर पाएगी। अब वापस आ जाते हैं एग्जाम्पल से, आपको समझ में तो आ गया होगा, इसको रीड कर लेते हैं। कैसे पढ़ेंगे, कैसे मतलब लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे नहीं, कैसे आप एग्जाम में इसको फॉर्म करके लिखोगे। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है बच्चे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया, क्लियर है। एंड यहाँ पे देख लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। ये जो ए है ये इस बी से ज्यादा रिएक्टिव होगा, तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो पाएगा। ठीक है, चलो अब आगे एग्जाम्पल तो हमने देख लिया। सो एक हमने ये जिंक और कॉपर सल्फेट का देखा, इसी तरीके से लेड और कॉपर क्लोराइड में। अब देखो लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो बन जाएगा लेड अपना क्लोराइड के साथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा लेड क्लोराइड और कॉपर फिर से अकेला रह जाएगा। नाउ जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। सो जिंक और लेड दोनों ही हमारे ज्यादा रिएक्टिव हैं कॉपर से, इसलिए वो उसको डिस्प्लेस कर पाए। नाउ अगेन अ क्विक क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन है कॉपर प्लस दिस इज Fe इज आयरन, सो कॉपर प्लस आयरन सल्फाइड, ये 4 नीचे आएगा। ठीक है, सो कॉपर प्लस आयरन सल्फेट, क्या रिएक्शन होगा इसके बीच में? सोचो जरा, सोचो क्या होना चाहिए। कॉपर, अरे ये क्या कर दिया मैंने। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चे, कॉपर सल्फेट के साथ आ जाना चाहिए, है ना, यही होना चाहिए, कॉपर सल्फेट बन जाना चाहिए। सो क्या आंसर सही है, सोचो जरा। नहीं, ये गलत आंसर होगा बच्चे। हम इतनी देर से यही तो बात कर रहे हैं, ये रिएक्शन तभी हो पाएगा कॉपर अगर इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, बट इन दिस केस आयरन इज मोर रिएक्टिव एंड सिंस आयरन हमारा ज्यादा रिएक्टिव है बच्चे, सो यहाँ पे देयर विल बी नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा बच्चे। समझ रहे हो इस बात को, ये जरूरी है, ये पूरा कंपाउंड बना हुआ है, इसको इसके कंपाउंड से अलग करने के लिए ये ज्यादा पावरफुल होना चाहिए ना, तभी तो वो अलग कर पाएगा। लेकिन कॉपर और आयरन में से आयरन ज्यादा पावरफुल है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन जो दिमाग में आना चाहिए कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है या जिंक ज्यादा है या लेड ज्यादा है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमारे पास होती है एक रिएक्टिविटी सीरीज। आपको अपनी बुक में मिल जाएगी, 9th क्लास की बुक में मिल जाएगी, नेट पे सर्च करोगे मिल जाएगी, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगी, वहां पे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसलिए सब चीजें मेंशन कर दी कि आप ये ना सोचो कि मैम ने अपनी रिएक्टिविटी सीरीज बनाई हुई है। रिएक्टिविटी सीरीज है हमारे पास जिसमें पहले सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर हल्के हल्के और एंड तक जाते जाते बिल्कुल जो कम रिएक्टिव है वो वाले आएंगे। तो रिएक्टिविटी बस ऐसा नहीं रटने बैठ जाओ, हर चीज को 4-5 बार पढ़ोगे 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 याद हो जाती है चीजें। ठीक है, और ऐसे एग्जाम्पल चीजें देखोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज भी मैं ऐड कर दूंगी, आप देख लेना। चलो आगे अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ अब इसमें क्या होगा, चलो अब नोबिता शिजुका चले गए बिकॉज मुझे उसमें और कैरेक्टर्स मिल नहीं रहे थे, मेरे को समझ नहीं आया था डोरेमोन को शिजुका के साथ रखूँ या किसके साथ रखूँ, तो मैंने ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स डाल दिए। अब यहाँ पे क्या है देखो जरा, यहाँ पे जो ये रेड वाली लड़की है व्हाइट वाले के साथ थी, अब इसको ऐसे नाम दे देते हैं यार, रेड वाली व्हाइट वाली के साथ थी, पर्पल वाली ब्लैक वाले के साथ थी। ठीक है, जब ये रिएक्शन हुआ तो क्या हो गया, पर्पल वाली व्हाइट वाले के साथ आ गई और रेड वाली ब्लैक वाले के साथ चली गई। क्या करा इन्होंने, डबल डिस्प्लेसमेंट किया। यहाँ पे कोई बैठ के खाली रो नहीं रहा, पहले ये इसके साथ थी, ये इसके साथ था, रिएक्शन हुआ, इन्होंने क्या करा बेसिकली अपने पार्टनर्स
चेंज कर लिया। पार्टनर्स चेंज, जहां पे दोनों में चेंजेस आए। डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक चीज और थी और एक अकेला रह रहा था बेचारा, यहाँ पे अकेला कोई नहीं रह रहा, यहाँ पे हमारे पार्टनर्स चेंज हो गए। जैसे ये देखो, ए बी और सी डी साथ में थे, ए बी और सी डी साथ में थे, ए के साथ सी आ गया तो बी के साथ डी आ गया। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेट्स रीड इट। रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। अगेन देखते ही आपको बेटा पता चल जाया करेगा। जैसे यहाँ पे देखो NaSO4, पहले ही दिख रहा है दो चीजें हैं यहाँ पे, एक हमारे पास सोडियम है, नीचे लिखा ही हुआ, चलो मैं बार बार नहीं लिखती, ये हमारा सोडियम हो गया, ये हमारा सल्फेट हो गया। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे हमारे पास बेरियम हो गया, क्लोरीन हो गया। सो यहाँ पे भी दो चीजें। अब क्या हो गया, बेरियम सल्फेट के साथ हो गया और हमारा सोडियम क्लोराइड के साथ हो गया। सो ये बन गया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो क्या करा इन्होंने, यहाँ पे सोडियम के साथ सल्फेट था, इधर बेरियम के साथ सल्फेट आ गया, इधर बेरियम के साथ क्लोराइड था तो वो सोडियम के साथ चला गया। सो क्या हुआ, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। इस तरह के जब भी इक्वेशन देखोगे देख के आपको पता चल जाएगा। सो व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड अ बेस रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म। सो यहाँ पे अगेन वही एग्जांपल है, इसमें क्या दे रखा है, NaOH ने जब रिएक्शन किया HCl के साथ तो हमें मिला NaCl। यहाँ पे देखो NaOH के साथ था, इसको ऐसे समझो, Na किसके साथ था बेटा, OH के साथ था, और यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ था बेटा, क्लोरीन के साथ था। डबल डिस्प्लेसमेंट हुई है तो कैसे चेंज होने चाहिए, Na के साथ बेटा क्या आ जाएगा, OH था, इसके साथ Cl था, Na के साथ Cl आ जाएगा और H के साथ हमारा क्या आना चाहिए, OH आ जाएगा। सो OH आ जाना चाहिए, तो H के साथ अगर हम OH लगाएंगे तो क्या हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 1 हो गया। ठीक है, यूजली ये H2O देख के लग जाता है अरे ये तो पता नहीं कैसा रिएक्शन है, ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, पर क्या हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट ही हुआ है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा बच्चे। चलो अब एक और, ये इसको बेचारे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली नहीं है कि ऐसे हमने टाइप ऑफ रिएक्शंस करे तो उसमें इसका अलग से नाम हो, लेकिन आपको याद रखना है एक हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होता है। प्रेसिपिटेशन याद करो, अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में वर्ड आया था प्रेसिपिटेट, तब मैंने आपको बताया था प्रेसिपिटेट एक ऐसी चीज़ होती है जैसे आपने दो चीज़ों का सॉल्यूशन बनाया, वो आपस में सॉल्यूबल नहीं थी कोई चीज़ तो वो नीचे जाके इकट्ठी हो गई, वो हमारा होता है precipitate. So the reaction in which precipitate is formed by the mixing of the aqueous solution of two salt is called precipitation reaction. जहाँ पे भी precipitation का formation होगा वो हमारा precipitate reaction होगा। जैसे AgNO3 था, मतलब सिल्वर नाइट्रेट था, सोडियम क्लोराइड था, सिल्वर क्लोराइड बन गया और सोडियम नाइट्रेट बन गया। अब यहाँ पे अगर आप वैसे देखो तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या था बेटा, AgNO3 के साथ था बच्चे और ये NaCl के साथ था। जब रिएक्शन हुआ तो हमारा AgCl के साथ हो गया और हमारा Na और NO3 बेसिकली साथ हो गए। यही हुआ, तो हुआ क्या है यहाँ पे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट ओनली। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है, बस इसी में ही कभी कभी हमें प्रेसिपिटेट मिल जाता है। जैसे जब सिल्वर क्लोराइड बनेगा तो वो हमें वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेगा, तो वहाँ पे हम उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देते हैं। कुछ बार कई बार इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके दिमाग में हो ही ना कि ऐसा कोई रिएक्शन होता है, तो वो इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपना चलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे, जिसको हम बोलते हैं रीडॉक्स, लेकिन एक एक करके ब्रेक करके बढ़ेंगे। पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। सो बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नाम ही उसका ऑक्सीडेशन है। सो इसमें या तो ऑक्सीजन ऐड होती है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन हमारा रिमूव होता है। जहां पे भी ऑक्सीजन ऐड है वहां हाइड्रोजन रिमूव ही मिलेगा आपको। सो ऑक्सीडेशन याद कैसे करोगे, ऑक्सीडेशन नाम है तो ऑक्सीजन को इंपॉर्टेंस मिलेगी। सो ऑक्सीजन जहां पे ऐड हुआ वो रिएक्शन हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। जैसे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, तो ये रिएक्शन हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है,
सिमिलरली इसी का ही ऑपोजिट रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था बच्चे, ऑक्सीडेशन में हमारा ऑक्सीजन ऐड हुआ था, हाइड्रोजन माइनस हुआ था, इसमें उसका ऑपोजिट हो जाएगा। रिडक्शन में हमारा ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा। सो इन रिडक्शन रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन रिमूव हुई है या हाइड्रोजन ऐड हुआ। तो देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, उसमें H2 ऐड करोगे, H2 गैस पास करोगे, सो वो कॉपर और H2O में डिवाइड हो गया। ठीक है, सो जहां पे भी कैसे याद रखेंगे, ऑक्सी, सिर्फ एक पॉइंट अगर आप याद कर लोगे ना, क्या पॉइंट याद करना है कि इसका नाम है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन प्लस होना, सिर्फ इतना याद करना है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन प्लस होना, जहां भी ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन माइनस ही होगा। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट है बच्चे रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन में अगर ऑक्सीजन प्लस हुई थी तो यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन माइनस होगी, और अगर ऑक्सीजन माइनस होगी बेटा तो हाइड्रोजन प्लस होगा। ठीक है, याद हो जाएगा, इजी है। क्या याद रखना है, सिर्फ इतना छोटा सा कि ऑक्सीडेशन हमारा होता है ऑक्सीजन प्लस करना, और ऑक्सीडेशन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है ना मैंने, ऑक्सीडेशन क्या है, जेड होता है टी होता है भाई, टी होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन प्लस होता है। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल। चलो भाई, अब जरा थोड़ा सा आपको डराया जाए डराया इन द सेंस ईजी जाए, ईजी ही है, मतलब ईजी ही जाए, पता नहीं मैं ज़्यादा देर तक लंबा सेशन ले लूँ ना तो मैं पागल हो जाती हूँ थोड़ी सी। सो अभी हम पढ़ने वाले हैं रीडॉक्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी पढ़ के आए हम, रिडक्शन भी पढ़ के आए, दोनों वर्ड को कंबाइन कर दो तो आपको मिल गया रीडॉक्स। RED, रेड हमारा हो गया रिडक्शन, OX हो गया ऑक्सीडेशन, दोनों मिलके, जैसे बच्चे का आजकल नाम नहीं रखते, मम्मी का नाम लिया, पापा का नाम लिया, मिला के बच्चे का नाम रख दिया, यहाँ पे वही हुआ है। सो जैसा इसका नाम रखा है, दोनों चीजें मिला के रिएक्शन भी वैसा ही है, मतलब एक ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उसको हम बोलते हैं रीडॉक्स रिएक्शन। सो a redox reaction is one reactions involving both oxidation and reduction simultaneously। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए। इसका एग्जांपल देखने से पहले अगर मैं आपको बोलूं कि अभी लास्ट आप दो एग्जांपल जो देख के आए हो वो भी रीडॉक्स रिएक्शन के ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा कभी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकेले नहीं हो सकता। अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट मीन्स कहीं पे रिडक्शन हुआ होगा, मतलब अगर कोई चीज कुछ किसी को कुछ मिल रहा है तो वो कहीं से तो गया होगा। हमें पता है हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं दोनों चीजें बैलेंस करके चलते हैं, हम दोनों चीजें बराबर होती है। मतलब एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये अभी एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया था जहां पे मैंने आपको दिखाया था कि कॉपर में हमने हाइड्रोजन को ऐड किया तो हमें कॉपर प्लस H2O मिला, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ ये चीज समझी थी, लेकिन रीडॉक्स में हम इसको इस तरीके से देखो, कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था और हाइड्रोजन अकेला था। यहाँ पे जब रिएक्शन हुआ बेटा, कॉपर ऑक्साइड सिर्फ कॉपर रह गया, कॉपर ऑक्साइड सिर्फ कॉपर रह गया, मतलब उसका O चला गया, ऑक्सीजन चला गया, तो क्या हुआ यहाँ पे? रिडक्शन हुआ। ठीक है, सो कॉपर ऑक्साइड कॉपर बन गया, मतलब रिडक्शन हुआ। एंड ये जो हमारा H2 है ये H2O बन गया, मतलब यहां से जो O गायब हुआ था वो इधर आ गया। सो यहाँ पे क्या हुआ? H2 को O मिला, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। सो ये हुआ ऑक्सीडेशन। सो दिस मीन्स कि ये हमारा एक रीडॉक्स रिएक्शन है, विच ऑल्सो मीन्स के कभी भी ऑक्सीडेशन अकेले नहीं हो सकता। कोई चीज रिड्यूस हो गया, अब यहाँ पे बेचारा हमारा कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ तभी तो H2 को O मिल पाया, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हमारा H2 को O मिला, अगर इसको मिला कहीं से रिड्यूस होके तो ये O आया होगा। सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हैंड बाय हैंड चलते हैं, मतलब रीडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, इसी में ही एक बार आगे भी देख लो, जो हम ये वाला लिया था, कितना बेसिक सा था कि मैग्नीशियम में आपने ऑक्सीजन ऐड किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। अब यहाँ पे देखो Mg हमारा MgO बन गया, क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। लेकिन ये जो बेचारा ऑक्सीजन था ये तो गायब हो गया, इसका तो बेचारे की अपनी तो वो रही नहीं, वो तो इसके साथ मिल गया। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये रिड्यूस हुआ तभी वो यहाँ पे आके ऐड हो गया।
सो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे बस समझने की बात ये है बेटा, टॉपिक भी रिडॉक्स रिएक्शन ही होता है, लेकिन आपको मैं यहाँ तक लिया हूँ इसलिए हमने सिंपल सिंपल उसमें पढ़ा इसको, ठीक है। अब बात आती है, क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हुई है एंड कौन सी चीज रिड्यूस हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है, एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट बनाओ, या हमसे पूछा जाता है कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हुई है, कौन सी चीज रिड्यूस हुई है, ठीक है। अब इसमें फिर से वही एग्जाम्पल लिया मैंने, क्योंकि हर बार नया एग्जाम्पल लेके भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल समझ में आ चुका है तो इसी को ही ले रहे हैं। कॉपर ऑक्साइड बन गया मेरा कॉपर। सो कॉपर ऑक्साइड अगर कॉपर बना तो क्या हुआ, इसके साथ से ऑक्सीजन चला गया, तो यहां पे हुआ है बच्चे रिडक्शन, एंड ये सिर्फ H2 था, इसको ऑक्सीजन मिल गया, सो यहां हुआ है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अगर आपको एजेंट बताना है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हुआ है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी आपसे पूछा जाएगा बेटा कि बताओ कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, या क्या ऑक्सीडाइज हुआ है, क्या हमारा रिड्यूस हुआ है, आंसर हमेशा बच्चे लेफ्ट हैंड साइड से देना है। कभी कभी गलती क्या होती है, जैसे इसमें सिंपल सा अगर मैं पूछूं कि कौन रिड्यूस हुआ है, तो आपको दिख रहा है कॉपर ऑक्साइड कॉपर बन गया, तो हम गलती कर देते हैं कि मैम कॉपर रिड्यूस हुआ है। नहीं बेटा, कॉपर रिड्यूस नहीं हुआ, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, कॉपर ऑक्साइड, ऑलवेज फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब यहां पे बताओ कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, H2 था, इसको O मिल गया, सो H2 हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है, एंड CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड हमारा रिड्यूस हुआ है, ठीक है। इजी था, इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। कंफ्यूजन आती है इसमें क्योंकि ये उल्टे होते हैं। मतलब क्यों उल्टे होते हैं, पहले तो ये समझा देती हूँ मैं, समझा देती हूँ कि क्यों उल्टे हुए हैं। इसको रब कर लूँ जरा, चलो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, रिडक्शन हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है। ये अगर रिड्यूस हो पाया, इसकी किसने मदद करी रिड्यूस होने में, H2 ने मदद करी भाई। सो अगर इसको रिड्यूस होने में किसी ने मदद करी तो वो उसका रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। समझ में आया बेटा। CuO कॉपर ऑक्साइड हमारा रिड्यूस हुआ है, उसको रिड्यूस करने में जिसने हेल्प करी है वो बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरीके से हमारा H2 ऑक्सीडाइज हुआ है, इसको ऑक्सीडाइज करने में किसने मदद करी है, CuO, इसने रिएक्शन किया तभी तो ऑक्सीडाइज हो पाया भाई। सो ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। क्या तरीका होगा, सब रब कर दूं, इस वाह क्या रब हुआ है, डम, शुक्र है। सो इसको हम, और ये तो समझ में आ गया ना भाई। देखो जो रिड्यूस हुआ है बेटा वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। क्योंकि कोई चीज़ अगर रिड्यूस हुई है उसको जिसने मदद करी है वो उसके साथ वाला एलिमेंट होगा। चलो बहुत कंफ्यूजन है, मैं लिख के बताती हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको देखो ये एजेंट ज़्यादा आसान लगता है तो आप पहले एजेंट लिख लो। अगर आपको ये ज़्यादा आसान लगता है, जैसे इसमें आपसे पूछा जाए कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो देखो किसको ऑक्सीजन मिला, इसको, तो मैम H2 ऑक्सीडाइज हुआ है। सो कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, H2। एंड आपसे पूछा जाए कौन सा रिड्यूस हुआ है बेटा, तो किस में से हटा, कॉपर में से। क्या कॉपर लिख दूं, अभी समझाया ना, कॉपर रिड्यूस नहीं हुआ, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ, लेफ्ट हैंड साइड से आंसर लिखते हैं। सो कौन सा रिड्यूस हुआ है बच्चे, कॉपर ऑक्साइड। सो अगर आपको एजेंट में कंफ्यूजन है ये लिख लो, सिंपल, जो हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, एंड जो हमारा रिड्यूस हुआ है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, ठीक है। दोनों तरीके बता दिए आपको, साथ में मदद लेके बना है वो भी बता दिया, ऐसे करना है ऐसे कर लो, वैसे करना है वैसे कर लो, आंसर सही करना है हमें, ठीक है। समझ में आ गया। चल
आगे बढ़ते हैं। अब बेटा रिडॉक्स रिएक्शन आपने समझ लिया। रिडॉक्स अभी आपने कैसे समझा है? इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन का एडिशन होना, हाइड्रोजन का रिमूवल होना, या ऑक्सीजन का रिमूवल होना, हाइड्रोजन का एडिशन होना, इन टर्म्स में पढ़ा। एक हमारा तरीका होता है, तरीका क्या होता है, कहीं कहीं पे रिडॉक्स रिएक्शन को वी स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ, एक तो सेम कलर हो जाए मजा नहीं आता, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, उसकी वजह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। जहां पे भी बच्चे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये सब सारा ये पढ़ेंगे ना, सब आपको ऐसा लगेगा उल्टा पुल्टा। जैसे ऑक्सीडेशन वर्ड में ऐसा लग रहा है कुछ मिला है, कुछ रिड्यूस नहीं हुआ, तो यहाँ पे होना चाहिए ना गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन नहीं। ऑक्सीडेशन में होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो वहां रिडक्शन हुआ है, अगर कहीं लॉस हुआ है तो वो ऑक्सीडेशन हुआ है। अब एक और कंफ्यूजिंग चीज दिखाती हूं मैं, देखो। अब अगर मैं आपको बोलूं, इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर मत देखना यार, तुम चीटिंग मत करना, जो मैं जहां मैं लिख रही हूं ना वहां पे देखना, चीटिंग मत करना। अगर मैं आपको बोलूं बच्चे Na था मेरा, सिर्फ इधर देखना, पूरा नहीं लिख रही मैं, Na था मेरे पास, ठीक है, एंड Na बन गया Na+, तो अब मुझे बताओ यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है? सोच लो एक बार। Na था, Na+ हो गया, क्या वो बच्चे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हुआ है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हुआ है? अगर हम दे दो थोड़ा सा टाइम, सोच लो, चलो सोच लो, एक दो सेकंड दे देते हैं। मतलब मैं फुल तुम लोगों को ऐसे लाइव वाली फीलिंग दे रही हूँ कि हाँ सोच लो, तुम लोग सोच लो, मैं वेट कर रही हूँ। देखो अब अगर मैं इसको देखूँ ना, Na था, Na+ हो गया, मतलब सिंपल है यार, कुछ था प्लस हुआ है, गेन हुआ होगा, तभी तो प्लस हुआ है। लेकिन नहीं, ये गेन नहीं हुआ, ये तो लॉस हुआ है। मैम क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? अरे हट जा यार, अरे कितना ढीठ है ये। यहां पे हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा सोचो कि भाई Na था, Na+ हुआ है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों है? जब भी बेटा हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इट इज अ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा एक नेगेटिव चार्ज है। तो जरा सोचो, Na बेचारा बहुत सारी नेगेटिविटी लेके बैठा था, अब उसके जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, नेगेटिविटी लूज होगी, तभी तो बेचारा पॉजिटिव होगा। तो यहां से याद रहेगा, अगर कोई पॉजिटिव हुआ है मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं, नेगेटिविटी लूज होगी तभी तो वो पॉजिटिव होगा। अब जरा एक और एग्जांपल ले लो, अगर हमारे पास है Cl2 एंड अब वो बन गया Cl-। अब बताओ यहाँ पे गेन हुआ है या लॉस हुआ है? अभी हमने देखा ये अच्छा वाला बैठा हुआ था, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया मतलब इसको कुछ नेगेटिविटी मिली होगी। नेगेटिविटी क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर ये अच्छा खासा पॉजिटिव बैठा था और वो नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तभी वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि उसको नेगेटिव चार्ज मिल गया। यहाँ पे वो पॉजिटिव हो गया क्योंकि उसके अंदर से नेगेटिविटी चली गई, नेगेटिव चार्ज रिड्यूस हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों कंफ्यूजन आपकी दूर कर दी है मैंने। जब भी आपको दिखेगा कोई चीज पॉजिटिव हो गई है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो Na था, Na+ हो गया, तो जब भी कोई चीज पॉजिटिव हो गई बच्चे तो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। Cl2 था, Cl- हो गया, नेगेटिव हो गया, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। देन यहाँ पे Na था, Na+ हो गया, अगेन लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का। इधर O2 था, O2- हो गया, तो अगेन गेन हुआ है। सो जब भी आपका नॉर्मल था पॉजिटिव हो गया भाई, वो पॉजिटिव हुआ है। कैसे हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूज करे। नॉर्मल था, नेगेटिव हो गया, कैसे हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स गेन करे। ठीक है, ये गेन और लॉस समझ में आ जाएगा तो इधर आ जाना। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है बच्चे कहीं पे तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है बच्चे तो वो रिडक्शन कहलाएगा। कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रॉन जहां हमारा लूज हो रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, लूज हो रहा है मतलब ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। एंड अगर हमारा गेन हो रहा है तो मतलब ये हमारा रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सेम गोज फॉर दिस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? चलो
नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, थ्योरी का टॉपिक है, फटाफट से पढ़ के फटाफट से खत्म कर देंगे एंड देन चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे। लेकिन ये इंट्रोडक्शन हुआ है, इसकी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन से ज़्यादा तो नहीं, इंट्रोडक्शन के बाद इन बिटवीन क्वेश्चंस और बैक एक्सरसाइजेस से भी ज़्यादा ज़रूरी हमारी नेक्स्ट। आपने इससे पहले ना अपना पता क्या करते हो, लास्ट वाला वो आते ना तो भाग जाते हो, तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन अपलोड होने के बाद हमारी एक वीडियो बनेगी जो कि होगी हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूलाज। अब आप कहोगे अरे इसके लिए क्या सेशन, ये तो हमको आता है। अगर आपको आता है तो ज़रा मुझे एक चीज़ बताओ कि हमारे पास NaCl होता है, क्या है भाई ये, सोडियम क्लोराइड। फिर उसके बाद हमारे पास MgCl2 होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर हमारे पास AlCl2 होता है, एल्यूमिनियम, सॉरी अरे रुक जाओ, AlCl3 होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है। अगर आपको इतने अच्छे से पता है केमिकल फॉर्मूलाज बनाना तो ज़रा सोचो ज़रा कि इसमें सब में ही Cl है, इसमें Cl1, इसमें Cl2 और इसमें Cl3 क्यों होता है। राज है ना, राज नहीं है। केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये सेशन का आएगा नेक्स्ट आपका। नाउ अब आ जाते हैं इस पे, रुक जाओ जरा, मैंने एक स्किप कर दिया। तो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अच्छा नॉर्मल अभी हमने क्या पढ़ के आए, अच्छा रुको रुको रुको, ऑक्सीडेशन अभी पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं बेटा ऑक्सीडेशन में? हमने पढ़ा या तो ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बात करें तो ऑक्सीडेशन वर्ड कभी सुना है? आजकल लड़कियों ने तो सुना होगा, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी आ रही है, सिल्वर सी, वो ऐसी ब्लैक सी। से पहले होता था ना सिल्वर चांदी की कोई खरीदता था और वो थोड़े टाइम बाद काली हो जाती थी, काली मतलब थोड़ा सा ब्लैकिश उसमें टोन आ जाता था। अब मार्केट में मिलती है ऑक्सीडाइज सिल्वर ज्वेलरी, तो वो लड़कियों को तो मुझे लगता है पता ही होगा, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी आती है, ठीक है। वो बेसिकली है क्या, जैसे कोई चांदी की चीज़ है या अगर आपकी कोई आर्टिफिशियल चीज़ है, कोई आर्टिफिशियल रिंग है, उसको अगर आप बार बार हैंड वॉश करते जा रहे हो, उसमें परफ्यूम लग जाए, या अगर वो बार बार एटमॉस्फेयर में मतलब आपकी इस एयर के कांटेक्ट में है तो वो विद टाइम ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है घर में देखना, कोई चांदी का अगर बर्तन पड़ा हुआ है आपके पास या कोई चांदी का कॉइन है तो बेटा विद टाइम वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, काला हो जाता है ना। सो ऑक्सीडेशन बेसिकली मीन्स कि वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके उससे रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड्स बना रहा है, ठीक है। अब इसका क्या इफेक्ट है? एक इफेक्ट है हमारा कोरोजन होना। कोरोजन में जैसे आपने देखा था, हम रस्टिंग पढ़ के आए थे चैप्टर की स्टार्टिंग में ही, लोहा रस्ट होता है, लोहे में रस्ट बन जाता है, जंग लग जाता है, तो उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। ये दिस इज अ टाइप ऑफ कोरोजन, कोई चीज खराब हो रही है। सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विद oxygen, water, acid, gases, etc. present in the atmosphere is called corrosion. So slow, जैसे आपने कोई लोहे का पाइप लगवाया, ऐसा नहीं है भाई आग लगवाया 4 दिन बाद उस पर जंग लग जाएगा, विद टाइम बहुत टाइम लगता है, एक स्लो प्रोसेस है। एंड ये स्लो, जैसे ज्वेलरी की भी मैंने बात करी तो वो यही होता है, ऐसा नहीं कि आज मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी और कल भाई वो काली होगी, बहुत ही गंदी क्वालिटी हो तो अलग बात है, बट विद टाइम वो क्या होता है, एक स्लो प्रोसेस है। एंड विद टाइम वो एटमॉस्फेयर में जो चीज़ें हैं उनके साथ रिएक्ट कर करके अपने अनडिजायरेबल, जैसे यहाँ पे रस्ट बना लेते हैं किसी काम की नहीं, लेकिन वो तो रिएक्ट करके बनाएगा ना, वहाँ तो रिएक्शन होगा। सो वो होता है हमारा कोरोजन। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रस्टिंग। So iron when reacts with oxygen and moisture forms a red substance called rust, ठीक है। इसी के साथ हमारा एक और आता है which is रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी क्या होता है? आपने देखा होगा, ये तो बहुत कॉमन है, घर में होता है ना कि चिप्स का पैकेट बहुत दिन से पड़ा था। एक तो होता है फूला हुआ पैकेट पूरा, एक होता है क्या, या तो आपने खोल के 4 चिप्स खाए एंड देन उसको बंद करके रख दिया। अब जब बहुत दिन बाद देखा तो हम यूजली अपनी डे टू डे लैंग्वेज में बोलते हैं यार ये सिल गए, और कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम तक रखा रहे तो उसमें चिप्स में से स्मेल भी आने लग जाती है। सो ये क्या है? दिस इज रेंसिडिटी, द टेस्ट एंड ऑडोर। ऑडोर बेटा क्या होता है? स्मेल।
So the taste and odor of food materials containing fat and oil changes when they are left exposed to air for long time. This is called rancidity. It is caused due to oxidation of fat and oil present in the food material. So जैसे एक चिप्स के पैकेट में फैट भी होता है, ऑयल भी होता है, तो वो आपस में रिएक्शन करते रहते हैं एंड देन एक अजीब सी स्मेल छोड़ जाते हैं या बिल्कुल उनकी क्रंचीनेस खत्म हो जाती है. क्या होता है, स्मेल सी आ जाती है उसमें. ठीक है. नाउ अब इसको प्रिवेंट कैसे. अब एक बात बताओ यार, एक दुकान से आप चिप्स का पैकेट खरीद रहे हो तो भाई वो तो ऐसा थोड़ी कि आज लाएगा और कल आपको बेचना शुरू कर देगा. कभी कभी तो बहुत पुराना स्टॉक पड़ा होता है, तो वो इतना टाइम सर्वाइव कैसे कर जाती है. यहाँ हमारे दिमाग में आता है जो लेस का पैकेट होता है, लेस का सबसे ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है, उसमें चिप्स 4 निकलते हैं लेकिन उतना ज्यादा फूला हुआ इतना बड़ा पैकेट होता है. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस को फ्लश किया जाता है. उस नाइट्रोजन गैस की वजह से इन चिप्स में जो फैट और ऑयल वगैरह है वो आपस में रिएक्ट नहीं कर पाते. इसीलिए जब आप एक फूला हुआ पैकेट खोल के खाते हो तो आपको क्रंची लगता है, रेंसिडिटी नहीं होती वहां पे, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन भरा हुआ होता है. ठीक है. सो it can be prevented by using various methods such as by adding antioxidants to the food material, storing food in airtight container and by flushing out air with nitrogen. Flushing out दी वैसे पैकेट्स में नाइट्रोजन भर देना. अब घर में जैसे आपने मान लो बड़ा पैकेट फैमिली पैक ले लिया, तो अब भैया क्या मैम हम कहाँ से नाइट्रोजन लाके इसमें फ्लश करें, तो क्या करने को बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं बिस्किट्स खुले हैं, चिप्स खुले हैं, क्या बोलते हैं उसको, या तो एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखो या अच्छे से इसको पैकेट को सील करके रखो. अगर वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रेंसिडिटी नहीं होगी. ठीक है. विद दिस हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट. जिन बच्चों ने अभी तक पूरा सेशन देखा है, थैंक यू सो वेरी मच बच्चे, एंड डू लेट मी नो कि आपको कैसा लगा सेशन, आपको अपने डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, चैप्टर इजी लग रहे हैं यानी, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको सब चैप्टर्स बहुत इजी लगे. और अगर कोई आपको आके बोले कि यार साइंस बहुत डिफिकल्ट है, तो आप उसको बोल सको चल कितनी इजी साइंस है, क्यों ऐसे बोलता है. ठीक है. सो आई जस्ट होप कि आपको चैप्टर इजी लगा हो. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दी नेक्स्ट सेशन, स्पेशली बिकॉज मुझे लगता है जो बच्चा वो नेक्स्ट सेशन देखेगा उसको कभी भी केमिकल फॉर्मूलाज बनाने में दिक्कत नहीं होगी. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन ये चैप्टर के नोट्स होते हैं, कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे एंड इसके बाद वीडियो आएगी इन बिटवीन क्वेश्चंस की एंड हमारी बैक एक्सरसाइज की. सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.